बैक टू बैक एयरक्राफ्ट लैंड हो रहे होते हैं। तो एयर इंडिया वाला फ्लाइट निकली अहमदाबाद से, पीछे इंडिगो का एयरक्राफ्ट लगा हुआ था लैंडिंग में। के टेक ऑफ जब उसने टर्न लिया, उसके पीछे इंडिगो का एयरक्राफ्ट और खड़ा था वेट कर टेक ऑफ करने के लिए। जैसे ही एयरक्राफ्ट टेक ऑफ हुआ, उसके बाद आई कॉल मेडे मेडे मेडे। मेडे इज इमरजेंसी कॉल। तो अहमदाबाद की फ्रीक्वेंसी एक ही है, सब एयरक्राफ्ट अहमदाबाद से बात कर रहे हैं, सिंगल फ्रीक्वेंसी पे बात कर रहे हैं। एयरक्राफ्ट गए, एयरक्राफ्ट ने बोला मेडे मेडे मेडे, नो पावर नो थ्रस्ट गोइंग डाउन। उस कैप्टन ने ये बोले। बाय द टाइम वो उन्होंने देखा, जब तक एयरक्राफ्ट का पूरा फायरवॉल बन चुका था, और उस टाइम उन्होंने बोला कि वी वर एग्जॉस्टेड इन कॉकपिट। मतलब मुझे ये लग रहा था कि मैं कॉकपिट से कूद जाऊंगा। जैसे हमारा ब्लैक बॉक्स था और सीवीआर था, एफडीआर थे, जो बात थी कि उनको यूएस भेजेंगे। फॉर्चुनेटली वो यही है। अगर यूएस भेजते तो एक फैक्टर आ जाता है कि मैन्युफैक्चर आ रही है, कंपनी है, तो हो सकता है कि मैनिपुलेशन आ जाए वहाँ पर। मैंने ग्राउंड्स में ऑपरेशन में ये भी चीज़ फेस करी है कि हमने पैसेंजर के बैगेज भी ऑफलोड किए हैं। जयपुर से बैंगलोर फ्लाइट जा रही है, हमने कार्गो पूरा रिमूव कर दिया। फिर हमने वेट लिया एयरक्राफ्ट का, तो वेट ओवरलोड आ रहा था एयरक्राफ्ट। अब जिसमें आप ये मान के चलो कि एयरक्राफ्ट में फ्यूल उतना ही है जितना उसको बैंगलोर जाने के लिए चाहिए। एक बार फ्यूल चढ़ गया तो फ्यूल तो निकाल नहीं सकते। उसके बाद स्पाइसजेट की फ्लाइट थी, हमने स्पाइसजेट से बैगेज भिजवाए। तो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए एपिसोड में। आज का पॉडकास्ट होने वाला है हमारे बाकी पॉडकास्ट से बिल्कुल ही अलग, क्योंकि आज हम टच करने वाले हैं एविएशन इंडस्ट्री की इनसाइट्स। जो ये बहुत ही सैड इंसिडेंट हुआ है, एयर इंडिया का एक्सीडेंट, जिससे पूरा देश बहुत ही ज़्यादा दहल गया था, बहुत ज़्यादा शॉक में था। उसके बारे में थोड़ी बात करेंगे, एविएशन इंडस्ट्री की बात करेंगे। बहुत सारी बातें पायलट पॉइंट ऑफ व्यू से तो बाहर आती हैं, लेकिन कैबिन क्रू के पॉइंट ऑफ व्यू से, ग्राउंड स्टाफ के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं आ पाती बहुत सारी बातें बाहर। तो इसीलिए आज हमारे साथ मौजूद है अभिषेक वर्मा भाई। ये पिछले 10 साल से एविएशन इंडस्ट्री में है। एज अ ग्राउंड स्टाफ, एज अ स्केड्यूलिंग स्टाफ इन्होंने काम करा हुआ है, एज अ कैबिन क्रू भी काम करा हुआ है। तो आज हम जानेंगे कुछ ऐसी चीज़ें जो हुई हैं बहुत स्कैरी पर न्यूज़ में नहीं आई, और क्यों ये एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट होने के बाद क्या चीज़ें हैं जो हमें देखनी चाहिए, क्या रिपोर्ट्स आती हैं बाहर, अंदर की इंडस्ट्री कैसे काम करती है, स्केड्यूलिंग कैसे होती है। तो आज इन सब टॉपिक्स पे हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले स्वागत करेंगे अभिषेक भाई का। स्वागत है। थैंक यू शुभम भाई, एंड आई सिंसियरली थैंक शुभम, पीयूष और दीपक, जो उन्होंने मुझे इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया बात करने के लिए। और ये टॉपिक पे हम बात करना चाह रहे हैं क्योंकि पायलट, जैसा उन्होंने बोला, पायलट पॉइंट ऑफ व्यू से बातें बहुत हमें सुनने को मिलती है सोशल मीडिया पर। बट कोई भी हम एयरपोर्ट ऑपरेशंस, एयरलाइन ऑपरेशंस के बारे में कहीं खुल के बात नहीं होती है। कैबिन क्रू के पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं खुल के बात नहीं होती है। ग्राउंड स्टाफ जो 24/7 365 डेज बेचारे लगे रहते हैं, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से कोई बात नहीं होती है। तो मेरा बीइंग एन एविएशन प्रोफेशनल ये मोटिव है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरी बात पहुँचे, और इनके प्लेटफॉर्म से, जो इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है रियल हिट चैनल, और हमारी पब्लिक जो इस पॉडकास्ट को देख रही है, वो ज़्यादा से ज़्यादा इस इंसिडेंट के बारे में जाने, और एविएशन कैसे काम करता है, एविएशन क्या है, कैबिन क्रू की लाइफ कैसी है, उसके बारे में जाने। भाई, अभी जो एयर इंडिया क्रैश हुआ था, थोड़ा उसके बारे में बताओ। जब एविएशन इंडस्ट्री का क्या रिएक्शन था उसके बाद, जब वो हुआ, क्या सिचुएशन थी एग्जैक्टली? एक्चुअली बीइंग एन एविएशन प्रोफेशनल, मुझे अभी, मैं अगर इस इंसिडेंट के बारे में बात करूँगा तो स्टिल आई गेट गूज़बम्प्स। मुझे अभी भी, मतलब ये इंसिडेंट, मुझे ये बेसिकली समझ नहीं आ रहा कि ये एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ सबसे पहले, जो बोइंग 787 ड्रीमलाइनर, ये बहुत ही एक एडवांस जेटलाइनर है, बहुत ही, मतलब एक ब्यूटीफुल एयरक्राफ्ट। और इसको लॉन्च हुए कोई 11-12 साल ही हुए हैं, और एयर इंडिया को जो इस एयरक्राफ्ट की डिलीवरी हुई थी 10 साल पहले डिलीवरी हुई थी। और अगर आप वीडियो में देखेंगे, जो वीडियो सर्कुलेट हुए हैं इस क्रैश के, उसमें देखा गया कि एयरक्राफ्ट ने टेक ऑफ किया है, एयरक्राफ्ट ने लिफ्ट किया एयरपोर्ट से। जो बेसिकली एयरक्राफ्ट की हिस्ट्री है कि वो अहमदाबाद से लंदन की ओर जा रहा था, और पैसेंजर में 242 लोग थे और 12 क्रू मेंबर थे। तो एयरक्राफ्ट ने जैसे टेक ऑफ किया, इट गॉट द लिफ्ट, एयरक्राफ्ट को लिफ्ट मिली है, बट महज 12 सेकंड के अंदर वो जहाज जाकर के एयरपोर्ट के जस्ट आगे, जो बीजे मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल है, उसके ऊपर जाकर के, बिल्डिंग के ऊपर, हॉस्टल की मैस के ऊपर जाकर क्रैश हो जाता है। ये इंसिडेंट इतना ज़्यादा, मतलब पेनफुल है हम लोग के लिए कि हम इसको डाइजेस्ट भी नहीं कर पा रहे हैं कि ये ऐसा हुआ कैसे। क्योंकि मैं एज ए बीइंग एविएशन प्रोफेशनल, मैं इस चीज़ को बहुत ज़्यादा डेस्परेटली इस चीज़ का इंतजार कर रहा हूँ कि मैं इस इन्वेस्टिगेशन को पता चले कि हुआ क्या है। हमारी अथॉरिटीज़ भी इस मामले में काम कर रही है, पता चल रहा है कि प्रीलिम रिपोर्ट भी आ चुकी है कि हमें पता चलेगा कि इसमें क्या ब्लैक बॉक्स और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्ड भी मिले हैं। बट आप वीडियो में देखो कि एयरक्राफ्ट ने टेक ऑफ किया है, अपनी जर्नी स्टार्ट करी है, और मोमेंट सेकेंड्स आफ्टर वो एयरक्राफ्ट जाकर के बिल्डिंग के ऊपर क्रैश हो जाता है। अगर मैं बीइंग एन कैबिन क्रू, एक्स कैबिन क्रू, उस जहाज में होता तो मैं डेफिनेटली अपने स्टेशन में बैठा होता। आई वुड हैव दैट कि मैं प्लान कर रहा हूँ, मैं लंदन जाऊँगा, लंदन जाने के बाद क्या, मुझे कहाँ जाना है, कहाँ घूमने जाऊँगा, मैं प्लान कर रहा हूँ। जैसे ही एयरक्राफ्ट ने लिफ्ट ऑफ किया है, और हिस्ट्री ये कहती है कि जैसे ही एयरक्राफ्ट ने टेक ऑफ किया, टेक ऑफ होते ही पूरे इंजन
ख़त्म हो गया एयरक्राफ्ट के, इंजन में पावर नहीं थी और एयरक्राफ्ट इमीडिएटली कुछ 400 फीट गया है, उसके बाद तुरंत एयरक्राफ्ट ने डिसेंड करना शुरू किया है और महज 12 सेकंड में एयरक्राफ्ट हिट दैट हॉस्टल की बिल्डिंग और उसके बाद वो पूरा एयरक्राफ्ट फायरवॉल में कन्वर्ट हो गया। इस इंसिडेंट के बाद सबसे बड़ा मुझे ये चैलेंज लग रहा है कि बहुत सारे स्पेकुलेशंस सोशल मीडिया पे आ रहे हैं, बहुत सारी कुछ लोगों ने तो अपनी अफवाहें बता रहे हैं, इस बात को मैं तो अफवाह ही मानता हूँ, बट कुछ लोगों ने अपना जजमेंट भी दे दिया कि इंसिडेंट हुआ क्यों है। सपोज़ कीजिए कि कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये पायलट की एरर है, कुछ लोग बोलते हैं कि एयरलाइन का कल्चर ख़राब है, कुछ लोग बोल रहे हैं कि स्केड्यूलिंग का एरर है। बट अपार्ट फ्रॉम ऑल अब स्पेकुलेशन जो चल रही है सोशल मीडिया पे, एक ये भी आया कि फ्यूल कंटामिनेशन थी, कि हो सकता है कि फ्यूल कंटामिनेटेड था और उसी वजह से शायद वो नहीं हो पाया, नहीं चल पाया, इसलिए क्रैश हुआ। देखो अगर आप एविएशन टर्मिनोलॉजी के अकॉर्डिंग देखोगे ना, तो फ्यूल कंटामिनेशन और बर्ड हिट अगर किसी एयरक्राफ्ट के क्रैशिंग की वीडियो में आप देखोगे तो बहुत ईजिली विजिबल होता है। अगर फ्यूल कंटामिनेशन है तो देयर वुड बी इन एयरक्राफ्ट की इंजन की स्पार्क होगी। फ्यूल कंटामिनेशन होता है तो पायलट ऑल्सो गेट द एरर, और एयरक्राफ्ट जैसी होगा तो फ्यूल कंटामिनेशन कभी भी इस तरह का क्रैश कॉज नहीं कर पाएगा। जो एयरक्राफ्ट लिफ्ट हुआ है, लिफ्ट होते ही जाके बिल्डिंग में गिरा है, तो इस तरह का क्रैश फ्यूल कंटामिनेशन तो नहीं देगा। बर्ड हिट के भी थ्योरीज बहुत चली हैं इस एयरक्राफ्ट को लेकर के, बट आप अगर वीडियो को बहुत क्लोजली देखेंगे तो जब बर्ड्स, हालांकि अहमदाबाद एयरपोर्ट के आसपास बर्ड्स का मूवमेंट रहता है, ये बहुत ज़्यादा रिपोर्ट होता है इस सेफ्टी ऑडिट में भी कि बर्ड्स का मूवमेंट है, बट उस एयरक्राफ्ट के दौरान उस टाइम गर्मी इतनी थी कि बर्ड्स का मूवमेंट नहीं था उस दौरान, क्योंकि बर्ड्स का मूवमेंट होता है सुबह और शाम को। ये एयरक्राफ्ट भरी दोपहर में, दोपहर को 1:30 बजे टेक ऑफ किया है, तो उस दौरान बर्ड्स की मूवमेंट नहीं थी। और अगर बर्ड हिट होता भी है तो बर्ड हिट होने के बाद में इंजन में स्पार्क निकलती है, आगे बर्ड भिड़ेगा एयरक्राफ्ट के इंजन में तो पीछे इंजन में स्पार्क निकलेगी, वो कहीं भी विजिबल नहीं है एयरक्राफ्ट में, वो एयरक्राफ्ट में कहीं भी विजिबल नहीं है। तो कोई पॉइंट ही नहीं बनता है कि हम इंजन फायर बोलें या फिर फ्यूल कंटामिनेशन बोलें या हम बर्ड हिट बोलें, क्योंकि वो चीज़ विजिबल नहीं है। अमेरिकन पायलट हैं कैप्टन स्टीव, जिन्होंने अभी एयरक्राफ्ट क्रैश के नेक्स्ट डे अपनी वीडियो में कहा था कि दिस इज़ गोइंग टू बी पायलट एरर, ये पायलट एरर होने वाली है, क्योंकि एयरक्राफ्ट के लैंडिंग गियर बाहर है, लैंडिंग गियर अंदर नहीं हुए और फ्लैप्स की जो सेटिंग है वो एक्सटेंडेड नहीं है। अब आप अगर हमारे दर्शकों को मैं बताऊं, अगर फ्लैप की सेटिंग ये होती है, एयरक्राफ्ट के जो विंग्स होते हैं, विंग के पीछे का हिस्सा होता है फ्लैप्स और आगे का हिस्सा होता है स्लैट्स। तो फ्लैप का मेजर काम होता है एयरक्राफ्ट को लिफ्ट प्रोड्यूस करना। जब एयरक्राफ्ट रनवे पे रन कर रहा होता है टेक ऑफ के लिए, तो जो फ्लैप एक्सटेंड होते हैं, बेसिकली फ्लैप का 2 रोल होता है, एक तो 1 नंबर और 2 नंबर की सेटिंग पे एयरक्राफ्ट को लिफ्ट प्रोवाइड करता है वो, जब एयरक्राफ्ट अपने रनवे से उठेगा टेक ऑफ के लिए। और अगर फ्लैप फुल सेटिंग में एयरक्राफ्ट है तो दैट मीन्स इट इज गोइंग टू लैंड, क्योंकि अगर फ्लैप फुल सेटिंग में है तो एयरक्राफ्ट को ड्रैग मिलेगा, जो उसकी लिफ्ट जो है उसको लिफ्ट को डाउन करेगा। आप फ्रीक्वेंट ट्रैवल करते हैं, आपने कभी विंडो सीट से देखा होगा, एयरक्राफ्ट का विंग होता है, विंग के पीछे आप जब लैंड करें तो विंग के पीछे एक ऐसी फ्लैप्स हो जाते हैं, बिल्कुल एक्सटेंड हो जाते हैं, तो दैट इज फ्लैप 3 और फ्लैप 4 सेटिंग्स या फ्लैप फुल सेटिंग, जो एयरक्राफ्ट को डिसेंड करने में मदद करती है। और फ्लैप अगर आप टेक ऑफ करेंगे तो आप कभी ऑब्जर्व करना, जो आपका जो लैंडिंग के बाद फ्लैप होता है वो बहुत कम एक्सटेंड होता है, तो दैट इज बेसिकली उसका मेन काम होता है एयरक्राफ्ट को लिफ्ट प्रोवाइड करना। तो आप उस दौरान अगर एयरक्राफ्ट फ्लैप 1 पे भी टेक ऑफ कर सकता है, फ्लैप 2 पे भी टेक ऑफ कर सकता है। कैप्टन स्टीव की थ्योरी कहती है कि फ्लैप वॉज नॉट एक्सटेंडेड, फ्लैप एक्सटेंडेड नहीं था, बट ये चीज़ क्रैश कॉज नहीं कर सकती, क्योंकि अभी रिसेंटली एयर इंडिया के पायलट्स ने सिमुलेटर में ये सेम क्रैश का जो सिमुलेशन जो थ्योरी चल रही है उन्होंने उस पर इम्प्लीमेंट किया, एंड उसके सिमुलेटर में वो क्रैश की थ्योरी बनी नहीं। उन्होंने लैंडिंग गियर एक्सट्रैक्ट रखे थे और फ्लैप्स को अनएक्सटेंडेड फ्लैप के साथ टेक ऑफ किया उसमें सिमुलेटर में, एयरक्राफ्ट वॉज डिसेंटली फ्लाइंग, वो क्रैश ही नहीं हुआ। तो ये क्रैश, इस थ्योरी को उन्होंने वहीं बर्न आउट कर दिया। मतलब अभी किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये क्यों हुआ। एक जो मेजर थ्योरी है, जो सबसे बड़ी थ्योरी चल रही है, वो है इंजन फेलियर, कि एयरक्राफ्ट ने टेक ऑफ किया है और दोनों इंजन फेल हो गए एयरक्राफ्ट के। तो दोनों इंजन फेल हो गए, इसका मतलब इंजन को, जब इंजन आपका रन कर रहा है, एयरक्राफ्ट का जो इंजन होता है दैट प्रोड्यूस मोस्ट पावर व्हेन एट द टाइम ऑफ टेक ऑफ। जब एयरक्राफ्ट टेक ऑफ करता है तो इंजन अपने सबसे मोस्ट पावरफुल स्टेज पे होता है, एयरक्राफ्ट को ऊपर ले। आप मानिए वो एयरक्राफ्ट जो क्रैश हुआ है बोइंग 787 ड्रीम लाइनर, उसका वजन ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं 205-210 टन के आसपास था। 55 से 60 टन तो उसके अंदर फ्यूल था, जो उसकी जर्नी थी अहमदाबाद से लंदन की, 55 से 60 टन उसका फ्यूल था। तो टेक ऑफ पे एयरक्राफ्ट होता है सबसे ओवरवेट होता है, हैवी होता है, और लैंडिंग पे एयरक्राफ्ट कम, मतलब बहुत लाइट वेट होता है, क्योंकि आपने फ्यूल तो बंद कर ही दिया अपनी जर्नी का। अब आप लैंड कर रहे हो तो आपने फ्यूल तो जला ही दिया पूरा, तो अब आप लाइट वेट हो। तो टेक ऑफ के टाइम पे इंजन अपने सबसे मोस्ट
मैक्सिमम पावर पे रन कर रहे होते हैं। अब अगर उस टाइम पे एयरक्राफ्ट को बहुत ज़्यादा लिफ्ट चाहिए होती है उड़ने के लिए, अगर उस टाइम पे इंजन फेल हो गए तो डेफिनेटली एयरक्राफ्ट नीचे जाएगा। पर ये बहुत मेजर एरर नहीं है, क्योंकि इंजन फेलियर देखा जाए तो एक बहुत बड़ी चीज़ है। और जब मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, जब एयरक्राफ्ट उड़ता है तो वो सही से चेक होता है, क्या क्या चीज़ें चेक होती हैं कि कोई फेलियर ना हो जाए, कुछ स्टेप्स लिए जाते हैं? पीयूष भाई, एक्चुअली मैं आपको एक चीज़ बताऊँ इसमें क्या है कि जब एयरक्राफ्ट टेक ऑफ होता है तो उसके पहले एयरक्राफ्ट की वॉक अराउंड होती है, पायलट खुद करता है और इंजीनियर खुद वॉक अराउंड करता है। पायलट, एक इंजीनियरिंग की बुकलेट होती है जिस पे हर चीज़ रिकॉर्ड होती है कि एयरक्राफ्ट में क्या फॉल्ट है, इस फॉल्ट के साथ एयरक्राफ्ट जा सकता है नहीं जा सकता, या एयरक्राफ्ट में कोई फॉल्ट नहीं है, अगर है तो मेंशन करेंगे, नहीं है तो उसको नील मेंशन किया जाता है। उसके बाद इंजीनियर उसको साइन करता है, अपना स्टैंप मारता है, अपने लाइसेंस के स्टैंप मारता है। उसके बाद जो पायलट का सिग्नेचर होता है उस पर, कैप्टन का, दैट इज कंसिडर्ड एज आई एक्सेप्ट दिस एयरक्राफ्ट इन दिस अबव मेंशन कंडीशन। उसके बाद पीआईसी का सिग्नेचर होता है, पीआईसी इज पायलट इन कमांड, कैप्टन सेम ही होता है, उस पर कैप्टन सिग्नेचर करता है और उस पर अपनी स्टैंप देता है। तो ये एक सर्टिफिकेशन है कि एयरक्राफ्ट इज गुड टू गो। तो पायलट की जो एयरक्राफ्ट की वॉक अराउंड है, हर एक लैंडिंग के बाद एयरक्राफ्ट की वॉक अराउंड होती है, स्टार्टिंग फ्रॉम उसके स्ट्रक्चर, उसके विंग्स, उसके इंजन ब्लेड्स, उसके व्हील्स, उसके लैंडिंग गियर्स, सबका वॉक अराउंड होता है। इंजीनियर अपना वॉक अराउंड लेता है, पायलट्स अपना वॉक अराउंड लेते हैं। कुछ फॉल्ट होता है तो उसको देन एंड देयर रिपेयर किया जाता है, अगर नहीं होता है तो एयरक्राफ्ट को सर्टिफाई किया जाता है वापस उड़ने के लिए। तो इस केस में वही था अपना एयरक्राफ्ट। अगर मैं उस एयरक्राफ्ट की जर्नी देखूँ तो मैंने, अगर आप, हमारी वेबसाइट है RAD24, फ्लाइट RAD24, अगर उस पर आप जर्नी देखो, अब तो 7 डेज़ का डेटा वो देता है, उस टाइम पे मैंने उसकी जर्नी पूरी ऑब्जर्व करी एयरक्राफ्ट की। एयरक्राफ्ट ने 3 दिन पहले अपनी जर्नी करी है मेलबर्न से दिल्ली, दिल्ली मेलबर्न, मेलबर्न दिल्ली फ्लाइंग करी है। उसके बाद दिल्ली पेरिस, पेरिस दिल्ली फ्लाइंग करी है। तो पेरिस से लैंड होने के बाद एयरक्राफ्ट दिल्ली से अहमदाबाद गया है, उसमें कोई मेजर फॉल्ट, उसका जो रिकॉर्ड है, मैंने सोशल मीडिया पर उसका रिकॉर्ड देखा, एयरलाइन के रिकॉर्ड में उसका, मैंने उसके फ्यूल का जो टैकलॉग हुआ था वो मैंने रीड किया, एयरक्राफ्ट में कोई भी टेक्निकल फॉल्ट रिकॉर्ड की नहीं गई। 3 महीने पहले एयरक्राफ्ट के इंजन्स का ओवरऑल हुआ था। एयरक्राफ्ट का इंजन का ओवरऑल मतलब एक सर्टेन पीरियड में आपके दोनों एयरक्राफ्ट के इंजन्स को पूरा चेक किया जाता है, पूरा रिफाइन किया जाता है कि एक पर्टिकुलर, जैसे हमारी गाड़ी की एक रनिंग है कि 5000 किलोमीटर 10,000 किलोमीटर हम गाड़ी की सर्विस करवाते हैं, सिमिलरली वही टर्म्स पे एयरक्राफ्ट की भी एक लाइफ होती है इंजन की, कि उस टाइम पे आपको एयरक्राफ्ट के इंजन्स का ओवरऑल करना है। 3 महीने पहले इस एयरक्राफ्ट के इंजन का ओवरऑल हुआ है, कोई तरह की कोई इसमें फॉल्ट, इंजन की फॉल्ट मिली नहीं। और मैं आपको बताऊं कि ये जो थ्योरी चल रही है इंजन फेलियर की, ये बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर है। ऐसा हमारे टेक्नोलॉजी पे इतने एडवांसमेंट हो चुके हैं, और मतलब मैन्युफैक्चरर का इतना ट्रस्ट है, ऑपरेटर्स का इतना ट्रस्ट है, अथॉरिटीज़ का इतना ट्रस्ट है कि दोनों इंजन, मैन्युफैक्चरर खुद कहते हैं कि दोनों इंजन एक साथ फेल हो ही नहीं सकते। एक इंजन फेल होगा, एयरक्राफ्ट इज़ मच कैपेबल, एयरक्राफ्ट इतना इंटेलिजेंट है और इतना कैपेबल है कि एक इंजन पे फ्लाइंग कर सकता है वो। अगर एयरक्राफ्ट का, सपोज कीजिए आप रनवे पे एयरक्राफ्ट रोल कर रहा है, अगर रोल करते करते एक सर्टेन पॉइंट होता है जिसके बाद एयरक्राफ्ट को टेक ऑफ करना ही करना है। आप सपोज कीजिए 10,000 फीट का रनवे है, तो एयरक्राफ्ट की टेक ऑफ की कुछ स्टेजेस होती हैं। जैसे एयरक्राफ्ट ने फुल पावर दिया तो वो रोटेशन अपना स्टार्ट करता है। उसको जो पायलट, जो एयरक्राफ्ट रन करता है टेक ऑफ पे, तो उसको बोलते हैं रोटेट होना। तो एक स्टेज होती है V1, उसकी होती है VR रोटेट, उसके बाद होती है व्हील ऑफ। अगर एयरक्राफ्ट ने अपनी V1 स्टेज क्रॉस कर दी है, उसके बाद एयरक्राफ्ट को टेक ऑफ होना ही पड़ेगा, डजंट मैटर क्या प्रॉब्लम आ रही है उसके अंदर। अच्छा, V1 पॉइंट है कि अगर उसमें एयरक्राफ्ट के आपका इंजन फेल हो गया एक, तो आप एक इंजन पे भी आप टेक ऑफ करोगे। अगर टेक ऑफ रोल पे ही आपका बर्ड हिट हो गया है, स्टिल आप टेक ऑफ करोगे। अगर आपके पैसेंजर को हार्ट अटैक आ गया है, या आपको एक आपका कॉकपिट क्रू है, फर्स्ट ऑफिसर कैप्टन है, टेक ऑफ रोल पे ही अगर कोई इनकैपेसिटेट हो गया या बेहोश हो गया, और आपने V1 अप्रोच कर लिया स्पीड, उसके बाद एयरक्राफ्ट को टेक ऑफ कराओगे ही कराओगे, क्योंकि देयर इज नो मार्जिन लेफ्ट एट एयरपोर्ट एट रनवे टू स्टॉप दैट एयरक्राफ्ट। V1 बेसिकली हो गया जब स्पीड में बहुत चलता है। हाँ, अब आप देखिए, सपोजिंगली आप मेरे फर्स्ट ऑफिसर, मैं कैप्टन हूँ, मैं एयरक्राफ्ट को टेक ऑफ करवा रहा हूँ, तो मेरी सेटिंग होती है, एक तरफ मेरे पास योक हाथ में होता है, एक तरफ मेरे पास थर्स्ट लीवर हाथ में होता है। मैं टेक ऑफ पे फुल पावर दूंगा, तो मेरा जो फर्स्ट ऑफिसर है वो स्पीड बोलेगा, मुझे कंफर्म करवाएगा। तो जैसे ही बोलेगा, एयरक्राफ्ट बोलेगा 100 नॉट्स, मतलब अब मैं अपनी स्पीड को मैं धीरे धीरे एक्सीड कर रहा हूँ और मैं बहुत तेज़ स्पीड पकड़ रहा हूँ। तो मैं 100 नॉट्स पकड़ूँ, मुझे समझ में आ गया कि मैं आई एम अप्रोचिंग माई टेक ऑफ स्पीड। जैसे ही एयरक्राफ्ट की स्पीड और बढ़ेगी तो वो बोलेगा V1 बोलने के बाद मैं अपना हाथ उस लीवर से हटा लूँगा, क्योंकि अब मेरे पास ऑप्शन नहीं है कि मैं उस एयरक्राफ्ट को रोक सकूँ, गलती से भी ना रोकूँ, इसलिए मैं अपना हाथ हटा लेता हूँ। ये प्रैक्टिस होती है, स्टैंडर्ड प्रैक्टिस।
उसके बाद मुझे फर्स्ट ऑफिसर बोलेगा रोटेट, जब मैं एयरक्राफ्ट को उठाऊंगा ऊपर, एयरक्राफ्ट को ऊपर उठाऊंगा, उसके बाद अभी मैं बिजी हूँ एयरक्राफ्ट को टेक ऑफ कराने में, तो फर्स्ट ऑफिसर ऑब्जर्व करेगा कि एयरक्राफ्ट की क्लाइंब रेट जो है वो पॉजिटिव आ रही है या नेगेटिव आ रही है। मतलब ऊपर जा रहे हैं ऐसे डिक्लाइन जा रहे अब ऊपर जाने की स्पीड जो होती है हमारी, उसको बोलते हैं वर्टिकल स्पीड। जो हमारी हाइट होती है उसको हम वर्टिकल बोलते हैं, इसको हम हॉरिजॉन्टल बोलते हैं। तो एयरक्राफ्ट की वर्टिकल स्पीड पॉजिटिव है तो इमीडिएटली मुझे फर्स्ट ऑफिसर बोलेगा पॉजिटिव क्लाइंब। पॉजिटिव क्लाइंब मतलब एयरक्राफ्ट इज गोइंग पॉजिटिवली अप। तो अब मेरा कॉल होगा गियर अप। तो अभी फर्स्ट ऑफिसर क्या करेगा, आगे जाकर के गियर को अप करेगा, मतलब लैंडिंग गियर को अप करेगा। अब इस एयरक्राफ्ट में आप देखोगे अगर वीडियो में, तो वो सीन हुआ ही नहीं है, लैंडिंग गियर डाउन है। इसका मतलब कि फर्स्ट ऑफिसर को पॉजिटिव क्लाइंब नहीं मिला। आप रिलेट कर पा रहे हो उस चीज से कि फर्स्ट ऑफिसर को पॉजिटिव क्लाइंब नोटिस ही नहीं हुआ। अगर वो पॉजिटिव क्लाइंब नोटिस होता तो वो बोलता कैप्टन को पॉजिटिव क्लाइंब, कैप्टन बोलता कि गियर अप। वो सिचुएशन आई नहीं एयरक्राफ्ट में। और 400 फीट था यार, 400 फीट पे क्या ही मिलेगा उस पायलट को एक्शन करने के लिए। सही बात है। तो एयरक्राफ्ट लॉस्ट ऑल पावर। और आप एक वीडियो देखेंगे उसके अंदर पता चलेगा देयर वाज ओनली वन सर्वाइवर। यस उस एयरक्राफ्ट में एक सर्वाइवर था, जो आप, मुझे नहीं पता कैसे वो बचा है कैसे नहीं बचा। जब वो एयरक्राफ्ट गिरा जिस बिल्डिंग के ऊपर जहाँ पे आग लग रही थी, उसका टेम्परेचर था 800 से 1000 डिग्री का टेम्परेचर था उस पर्टिकुलर एरिया का। भाई साहब, उसके अंदर से वो वॉक करके आया है। इमरजेंसी गेट के थ्रू ही उन्होंने एग्जिट। वो 11 अल्फा पे बैठा था, 11A सीट पे बैठा था। और इससे पहले भी एक क्रैश हो रखा है हमारे फॉरेन एयरलाइन से, क्रैश हो रखा, उस पर एक पैसेंजर बचा था, वो भी 11A सीट पे था। करेक्ट। तो 11A बेसिकली क्या होती है, इमरजेंसी सीट है। इमरजेंसी सीट होती है विंग के ऊपर। तो विंग का जो पार्ट होता है एयरक्राफ्ट का बीच का, वो बेसिकली स्ट्रांग माना जाता है, क्योंकि वो ऐसा माना जाता है कि उस पर आप, अगर वो विंग का पार्ट इस तरह का स्ट्रांग माना जाता है कि अगर एयरक्राफ्ट डैमेज हो गया या आपकी क्रैश लैंडिंग हो गई, आप पैसेंजर को उस इमरजेंसी एग्जिट से ही आप उसको पैसेंजर को इवैक्यूएट करवाओगे। तो आपके पैसेंजर उतरेंगे, विंग के ऊपर जाएंगे, पीछे स्लाइड डिप्लॉय होगी, आप स्लाइड से नीचे उतर जाओगे। वो हिस्सा बहुत स्ट्रांग होता है। उसकी सीट वहीं थी और उसी सीट से वो उतर के बाहर आया है। तो पैसेंजर वो बाहर आया, तो उसकी जो रिकॉर्डिंग आई, उसका वीडियो आया, उसके अकॉर्डिंग उसने बताया है कि एयरक्राफ्ट में पूरा अंधेरा हो गया था। उस लड़के का जो वीडियो उसने बताया था कि एयरक्राफ्ट में पूरा अंधेरा हो गया और कुछ नहीं दिख रहा था। जैसे ही एयरक्राफ्ट गिरा, इम्पैक्ट के बाद मुझे कुछ नहीं पता चला, मेरी सीट उछल के बाहर गिरी। उसके बाद मैं सब कुछ विद इन सेकंड्स हुआ होगा, उसको भी 12 realize नहीं सेकंड करा के होगा, अंदर। उसने भी ये हुआ क्या एकदम से सब कुछ। 12 सेकंड के अंदर एयरक्राफ्ट ने इम्पैक्ट कर लिया। उसके बाद आप देखो वीडियो में, आप क्लियरली देखोगे एयरक्राफ्ट नीचे गया है। नीचे जाने के बाद वो जैसे ही नीचे गया है, हमारे वीडियो से जैसे वो गायब हुआ है, तुरंत उसको फायरबॉल में कन्वर्ट हो गया वो। तो कितना सेकंड, ये तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स की बात हो गई। ये तो सेकंड्स कुछ आया नहीं इसमें। भाई जब ऐसे क्रैशेस होते हैं तो अक्सर क्या होता है कि ये हमने सुना है कि एक ब्लैक बॉक्स नाम की चीज़ होती है जो बताती है कि क्या फॉल्ट हो सकते हैं, हुए होंगे, या फिर मेरा क्वेश्चन यहाँ पे ये कि कैसे कैसे फॉल्ट वो ब्लैक बॉक्स डिटेक्ट कर लेता है बाद में जब इन्वेस्टिगेशन होती ये है। होता क्या है भाई ब्लैक बॉक्स, थोड़ा इसके बारे में बताना। भाई ब्लैक बॉक्स बेसिकली एयरक्राफ्ट की एक ट्रैकिंग बॉक्स होता है एयरक्राफ्ट का, जो बेसिकली उसकी लोकेशन होती है एयरक्राफ्ट की टेल पे होती है, पीछे पीछे रखा होता है। आप अगर क्रैश की फ़ोटोज़ देखोगे तो एयरक्राफ्ट का टेल है जो बिल्डिंग में फंसा हुआ है पीछे, उसकी फ़ोटोज़ आपने देखी होगी। वो टेल बिल्कुल सेफ़ है। वो पॉइंट होता है ब्लैक बॉक्स का, वहाँ पे ब्लैक बॉक्स रखा होता है। तो ब्लैक बॉक्स में बेसिकली दो चीज़ें होती है। एक तो होता है कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, जिसको CVR नाम से बोला जाता है, कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर। एक होता है FDR, दैट इज़ अ फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर। तो CVR का काम होता है कॉकपिट में कोई भी बात हो रही है, कोई भी आवाज़ हो रही है, उसको रिकॉर्ड करना। तो CVR का पहले का ड्यूरेशन था 2 घंटे का, कि 2 घंटे की बातें वो रिकॉर्ड करता था, 2 घंटे की साउंड वो रिकॉर्ड करता था। अभी एडवांस हो गया, वो 25 घंटे की रिकॉर्डिंग रखता है। फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर वो चीज़ है जिसके अंदर एयरक्राफ्ट का हर एक डेटा फीड होता है। एयरक्राफ्ट में क्या सॉफ्टवेयर का क्या प्रोसेस चल रहा है, पायलट क्या उसमें डेटा पंच कर रहा है, पायलट ने कितना थर्स्ट लिया है, पायलट ने कितना स्पीड से अपना योक पुल किया है, कितना स्पीड से योक को वो ऑपरेट कर रहा है, पायलट ने क्या बटन को पुश किया है, सब कुछ उसमें पंच होता है। वो एक बहुत ही एक्सटेंसिव डेटा होता है और वो डेटा होता है जो एयरक्राफ्ट की पूरी परफॉर्मेंस को निकाल के देगा। अभी इस केस में वो दोनों बॉक्स मिल चुके हैं, लेकिन उनको मिलने में 3 से 4 दिन का टाइम लगा था, क्योंकि आप देखोगे क्रैश की वीडियोस देखोगे 3 दिन तक तो फायर ही थी वहाँ पर। उसको फायर डिपार्टमेंट को कंट्रोल करने में 2 दिन लग गए थे। तो ब्लैक बॉक्स मिला था एयरक्राफ्ट की जो टेल थी छत पर, वहाँ पर ब्लैक बॉक्स मिला था, और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर मिला था नीचे के मलबे में, रैकेज में मिला था। तो दोनों की कंडीशन बहुत ख़राब थी, क्योंकि एयरक्राफ्ट जिस हिसाब से क्रैश हुआ है उसके हिसाब से उन दोनों का डैमेज बहुत ज़्यादा था। तो
उसके पहले डैमेज को देखते हुए तो ये चीज़ आइडेंटिफाई करी थी अथॉरिटी ने कि इसको या तो यूएस भेजा जाएगा। पहले अथॉरिटी ने देखा था कि इसको यूएस भेजेंगे बोइंग के पास, एनटीएसबी के पास। तो यूएस की एक बॉडी है एनटीएसबी, नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड, जो कि किसी भी तरह के एयरक्राफ्ट क्रैश को, एयरक्राफ्ट इंसिडेंट, एविएशन इंसिडेंट को इन्वेस्टिगेट करती है। वो एक ओपन बॉडी है, उसके ऊपर किसी गवर्नमेंट का कोई भी प्रेशर नहीं है। तो हमारी गवर्नमेंट ने पहले डिसाइड किया कि उसके पास भेजेंगे, लेकिन फॉर्चुनेटली उसका जो डेटा है वो हमारे यहाँ पर ही दिल्ली के लैब में ही एक्सट्रैक्ट कर लिया गया। तो अभी दैट ब्लैक बॉक्स एंड कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर हमारे यहाँ दिल्ली की हमारी जो एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन बोर्ड, जो AAIB, जो इंडियन इन्वेस्टिगेशन बोर्ड है, उसके पास रखा हुआ है। और प्रीलिम रिपोर्ट जो आई है अभी 1 हफ्ते पहले आई है, उसमें ये कहा गया है कि डेटा एक्सट्रैक्ट कर लिया गया है जो PIB की वेबसाइट पे मिला था। उसमें गवर्नमेंट ने अपना रिटर्न नोटिस लिखा है कि उसका डेटा पूरा एक्सट्रैक्ट कर लिया गया है और एक्सट्रैक्ट करके अब नाउ उस पर इन्वेस्टिगेशन होगी। तो ब्लैक बॉक्स और CVR और FDR किसी भी क्रैश, एयरक्राफ्ट क्रैश को लेकर के सबसे पहले जो रेस्क्यूअर होते हैं, जो रेस्क्यू करने वाली टीम होती है, जो इन्वेस्टिगेट टीम होती है, उनका सबसे बड़ा पॉइंट ये होता है कि हम इन 2 चीज़ों को रिकवर कर लें, क्योंकि पूरी टेक्निकल टीम, पूरी इन्वेस्टिगेशन इसी बेस पे होती है। और भाई ये जो एयरक्राफ्ट था बोइंग कंपनी का था, उन्होंने बनाया था और उन पर एलिगेशंस भी लगे हुए थे पहले से ही कि ये कंपनी में एयरक्राफ्ट सही से नहीं बना रहे हैं। तो इस चीज़ से सब लोग अवेयर ऑब्वियसली हैं ही। तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल कि कुछ ऐसा चलता है कि इसके बारे में कि ये क्यों फ्लाई क्यों कर रहे हैं, या इनको वापस क्यों नहीं भेज देते कि भाई ये ठीक हो पाए सही से, ऐसा कुछ चलता है इंडस्ट्री में अभी? देखो एक्चुअली क्या है, बोइंग अमेरिकन कंपनी है, तो अभी आप अगर बोइंग की हिस्ट्री निकालोगे तो बहुत सारे ऐसे क्रैशेस हुए हैं जिसमें बोइंग के एयरक्राफ्ट से इंक्लूडेड रहे हैं। हमारा जो अभी इंडिया में इंसिडेंट हुआ है वो दैट वाज अ बोइंग 787 ड्रीम लाइनर। उस एयरक्राफ्ट के टाइप का ये पहला क्रैश था वर्ल्ड वाइड। उसके पहले अगर आप देखोगे तो बोइंग के एलिगेशन लगे थे बोइंग 737 मैक्स। एक्चुअली क्या है, बोइंग के एयरक्राफ्ट की सीरीज़ है 737, 787, 777, 747। तो 737 कंसिडर्ड नैरो बॉडी एयरक्राफ्ट कंसिडर होता है, जो डोमेस्टिकली ज़्यादा फ्लाइंग करता है और छोटी रेंज पे इंटरनेशनल फ्लाई करता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताऊँ, स्पाइस जेट यूज़ करती है, अकासा एयर यूज़ करती है, एयर इंडिया एक्सप्रेस यूज़ करती है, वो एयर यूज़ करती है बोइंग 737। इंडिगो यूज़ करती है एयरबस 320 फ्लीट, 321 एयरक्राफ्ट। एयर इंडिया यूज़ करती है एयरबस 320, 321। तो बोइंग 737 मैक्स का क्रैश का हिस्ट्री आई थी जब एयरबस ने अपने जो पुराने एयरक्राफ्ट है, जो स्टैंडर्ड एयरक्राफ्ट में पहले चलते हैं, सपोजिंगली मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ। जैसे हमारी कार है, सपोजिंगली एक हमारी बहुत नॉर्मल कार है, मारुति की स्विफ्ट डिज़ायर, सबसे पहला जो मॉडल आता था। उसके बाद कंपनी ने अनाउंस किया, फिर कंपनी ने अनाउंस किया, फिर कंपनी ने अनाउंस किया, तो नए नए मॉडल आते गए। तो सिमिलरली एयरक्राफ्ट में ऐसे चलता गया कि नए नए मॉडल आते रहे। तो अभी जो लेटेस्ट मॉडल चल रहा था, तो एयरबस का 320 नियो निकाला उन्होंने, बड़े इंजन के साथ, जिसमें फ्यूल कंजम्पशन कम हो और टेक ऑफ पे और क्रूज के टाइम साउंड कम हो, कार्बन फुटप्रिंट कम हो। बेसिकली इनका लॉजिक ये था कि जब एयरक्राफ्ट फ्लाई करता है तो हम कम से कम एनवायरनमेंट का नुकसान पहुंचाएं। क्योंकि आप देखिए एयरक्राफ्ट में फ्यूल जाता है, आप ऊपर 35,000 फीट पे चल रहे हैं, वहाँ पर फ्यूल बर्न हो रहा है, फ्यूल बर्न होकर इंजन से पूरी गैस निकल रही है, पूरा फ्यूल बर्न हो रहा है। तो कहीं ना कहीं आप एनवायरनमेंट को कहीं ना कहीं तो हम नुकसान पहुंचा ही रहे हैं। उस एनवायरनमेंट को सस्टेन करने के लिए उन्होंने नए इंजन को इंट्रोड्यूस किया, दैट इज कंसिडर्ड न्यू इंजन ऑप्शन। तो उस इंजन का रोल ये रहता है कि दैट इज कंसिडर्ड एज ए फ्यूल सेविंग इंजन। तो इंडिगो के पास वो चल रहे हैं। जब एयरबस ने इस चीज़ को बहुत किया तो बहुत सुपर हिट ऑर्डर्स थे एयरबस के पास। तो बोइंग ने क्या किया, अपने 737 पर भी सेम इंजन इंट्रोड्यूस किया, जो इनका स्टैंडर्ड इंजन था उससे थोड़ा बड़ा था डायमीटर में, और वो इंजन वाज कंसिडर्ड एज ए फ्यूल सेविंग इंजन और लेस कार्बन फुटप्रिंट जनरेट करेगा एनवायरनमेंट के लिए। तो जब वो एयरक्राफ्ट आया तो आप बेसिकली अगर आप देखोगे तो एयरबस का एयरक्राफ्ट और बोइंग के एयरक्राफ्ट में क्या फ़र्क है। एयरबस का एयरक्राफ्ट ऊंचा होता है और बोइंग का एयरक्राफ्ट नीचा होता है। तो अब जो हमारा इंडिगो का एयरक्राफ्ट है, एयर इंडिया का एयरक्राफ्ट है, एयरबस एयरक्राफ्ट, दैट इज देन उसकी हाइट ये होती है ज़मीन से। और एयर इंडिया एक्सप्रेस बोइंग या अकासा का एयरक्राफ्ट आप देखेंगे 737, उसकी हाइट यहाँ होती है, नीचे होता है। तो बेसिकली आप देखोगे तो रनवे से या टैक्सीवे से एयरक्राफ्ट नीचे है, ज़मीन से बहुत क्लोज है। तो उनके पास जो उनका पुराना इंजन था, उसके बाद उन्होंने नया इंजन लगा, लेकिन उनको स्पेस नहीं था, क्योंकि एयरबस क्या हाइट है, एयरबस की विंग की हाइट है, तो बड़ा इंजन वो लगा सकते हैं, तो उनके पास स्पेस था जमीन विंग के नीचे लगाने के लिए। बोइंग के पास स्पेस नहीं था, तो बोइंग ने क्या किया, इंजन का डायमीटर बढ़ा के उसके विंग के नीचे जहाज इंजन ऐसे लगता था, तो उन्होंने क्या किया, उसको थोड़ा आगे मूव कर दिया। अच्छा, इंजन को थोड़ा आगे मूव कर दिया, तो विंग के आगे थोड़ा इंजन आ गया। तो अभी विंग का काम होता है आपका कि एयर का सर्कुलेशन लेना और एयरक्राफ्ट को लिफ्ट प्रोवाइड करना। तो उस
उसके लिफ्ट के साथ साथ एयरक्राफ्ट में एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया है, MCAS एयरक्राफ्ट की एक पिच की सिस्टम होता है, सॉफ्टवेयर होता है, जिसमें उसका ये एयरक्राफ्ट का प्रिंसिपल ये लिया गया कि एयरक्राफ्ट हो सकता है कि अपनी जो क्रूज़ कर रहा है, क्रूज़ के दौरान अपनी पिच, एयरक्राफ्ट का सॉफ्टवेयर ये चीज़ सोचेगा कि उसकी पिच डाउन हो रही है या ऊंची हो रही है, तो एयरक्राफ्ट क्या करेगा, उसका सिस्टम ऑटोमेटिकली उसको लेवल कर देगा। MCAS का सिस्टम ये था, उसका फुल फॉर्म होता है मैन्यूवरिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑगमेंटेशन सिस्टम, MCAS का। तो जब एयरक्राफ्ट लॉन्च हुआ है 737, तो उसके भी ऑर्डर्स अच्छे खासे आए, जो 737 यूज़ करते हैं उनके अच्छे से ऑर्डर्स मिले उनको। तो जब लायन एयर का क्रैश हुआ था सबसे पहले, जो हमारी इंडोनेशियन एयरलाइन है, उनका एयरक्राफ्ट डिलीवर हुआ, डिलीवर होने के 1 महीने के बाद उनका इंसिडेंट हुआ। एयरक्राफ्ट ने टेक ऑफ किया जकार्ता से, टेक ऑफ करने के बाद 6000 फीट तक एयरक्राफ्ट ने क्लाइम किया। उसके बाद आप लिटरली वीडियो सोशल मीडिया पे आपको मिल जाएगी, यूट्यूब पे और गूगल पे, एयरक्राफ्ट फ्लाइंग कर रहा है, उसके जो कैप्टन थे वो इंडियन कैप्टन थे, हमारे इंडियन ही थे पायलट। हाँ, तो वो एयरक्राफ्ट फ्लाई कर रहा है, एयरक्राफ्ट में वही MCAS वाली वार्निंग शुरू हुई। एयरक्राफ्ट के सिस्टम ने उसको क्या किया, नोज डाउन किया ऐसा। अब एयरक्राफ्ट उड़ रहा है, उड़ते उड़ते एयरक्राफ्ट वाज लाइक दिस, नीचे हो गया पूरा पूरा ऐसा अपसाइड डाउन हो गया। तो पायलट ने उसको पिच करने की कोशिश करी, लेकिन जो MCAS सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किया था बोइंग ने, वो ऐसा डिज़ाइन किया था कि पायलट को ट्रेनिंग ही नहीं दी गई उसके लिए। तो उसका बोइंग का ये कहना था कि अगर इस सॉफ्टवेयर के लिए, ये सॉफ्टवेयर अपने आप में डिज़ाइंड है कि अगर एयरक्राफ्ट कुछ नया पिच रोल करेगा तो एयरक्राफ्ट ऑटोमेटिकली उसको सीधा कर देगा, बट एयरक्राफ्ट वाज डूइंग दिस टाइप ऑफ रोल। तो पायलट को ट्रेनिंग नहीं थी, उसका क्योर एयरक्राफ्ट में ही था। बाद में जब उसकी इन्वेस्टिगेशन हुई तो बोइंग ने स्टेटमेंट दिया कि उसका क्योर एयरक्राफ्ट में ही है और उसकी ट्रेनिंग पायलट्स को नहीं दी गई, जिससे वो पायलट्स को ओवरराइड कर सकता था। हर एयरक्राफ्ट में सिस्टम ये होता है कि पूरा एयरक्राफ्ट जो ऑटो पायलट पे उड़ता है, लेकिन देयर इज अ सिस्टम कि अगर मैं पायलट हूँ, फ्लाइट का, एयरक्राफ्ट का पायलट हूँ, तो कोई भी एयरक्राफ्ट सिस्टम चल रहा है तो मैं उस सिस्टम को ओवरराइड कर सकता हूँ, मैं सिस्टम के कंट्रोलिंग मेरे पास आ सकती हूँ। अल्टीमेटली उसको जो होलसेल है उसका सिस्टम तो कभी फेल हो सकता है। अगर सिस्टम फेल हो गया, ऑटो पायलट फेल हो गया, तो एयरक्राफ्ट को कौन उड़ाएगा, पायलट ही उड़ाएगा। तो एवरी एयरक्राफ्ट इज डिजाइंड टू रेस्पेक्ट द पायलट्स कॉल्स। उस एयरक्राफ्ट में ऐसा था कि वो पायलट की कॉल को पायलट ओवरराइड नहीं कर पा रहे थे। एयरक्राफ्ट ऐसी सिचुएशन में पूरे टेक ऑफ स्पीड के साथ बम्प्ड इनटू द जावा सी, और पूरे एक 180 या 170 लोग थे, दैट एट द सेकंड्स में सारे लोग वैनिश हो गए, एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया। ये क्रैश को एक कोई भी सॉफ्टवेयर एरर के बता करके इसको रफा दफा कर दिया गया। इन्वेस्टिगेशन हो रही थी, बस उतना उसको कंसिडर नहीं किया गया। सिमिलर इंसिडेंट 20 दिन बाद इथोपियन एयरलाइन के साथ हुआ। अफ्रीकन एयरलाइन है इथोपियन एयरलाइन, सिमिलर एयरक्राफ्ट, नया डिलीवर्ड एयरक्राफ्ट बोइंग 737 मैक्स, सेम इंसिडेंट, टेक ऑफ हुआ, टेक ऑफ होने के बाद क्लाइम कर रहा है, क्लाइम करते ही सेम पिच एयरक्राफ्ट ने डाली, सेम पिच करते करते, और पायलट ने कोशिश करी उसको सीधा करने की, नहीं हुआ, पायलट को ओवरराइड नहीं होने दिया, द एयरक्राफ्ट वेंट डाउन स्ट्रेट और जाकर के ग्राउंड को हिट किया। दैट क्रैश किल्ड ऑल पीपल ऑन बोर्ड, सभी लोग मर गए। और जब ये चीज़ उठी कि सिमिलर क्रैश हुआ, तब बोइंग के ऊपर इंक्वायरी बैठी कि ये नया एयरक्राफ्ट है, इसका रीज़न क्या है। तब जब ये जिसकी इन्वेस्टिगेशन थी वो बोइंग के पास गई, फॉर्चुनेटली ये था कि बोइंग ने एक्सेप्ट किया कि ये एरर था। तो उसके बाद में बोइंग ने रिलीज़ किया अपना स्टेटमेंट कि देयर इज़ अ सिस्टम MCAS, उसको ओवरराइड करने जिसकी पायलट को ट्रेनिंग नहीं थी, दैट कॉज द इंसिडेंट। उसी सिस्टम ने क्रैश को कॉज किया। ये एक थ्योरी हो गई बोइंग 737 की। सेकंड थ्योरी बोइंग की मैं आपको बताता हूँ, बोइंग की बहुत टाइम से विसल ब्लोइंग चल रही है। हाँ, उनके एम्प्लॉयज़ ही बोल रहे हैं कि ये एयरक्राफ्ट सही से नहीं बना रहे, क्वालिटी सही से नहीं है, जो सेफ्टी लॉज होते हैं उसको ये सही से नहीं यूज़ कर रहे उस चीज़ में बनाने में। अभी रिसेंटली अलास्का एयरलाइन का एक इंसिडेंट हुआ है, 30,000 या 25,000 फीट पे एयरक्राफ्ट फ्लाई करा था, ऑल ऑफ सडन उसका इमरजेंसी एग्जिट ब्लो आउट हो गया। आप एक लेवल एक वीडियो आ रही थी, देखा था आपने, अलास्का एयरलाइन का इमरजेंसी एग्जिट ब्लो आउट हो गया। उसके बाद उस एयरक्राफ्ट की इमरजेंसी लैंडिंग हुई, क्रैश नहीं हुआ बट लैंडिंग हुई। उसके बाद भी बोइंग बहुत स्क्रूटनी में आया कि आपका डोर ही है जो ब्लो आउट हो गया। दैट वाज आल्सो ए बोइंग 737 मैक्स, वो एयरक्राफ्ट भी 737 मैक्स था। उसके बाद बोइंग के बहुत नॉर्मल इंसिडेंट्स तो होते ही रहे हैं, कभी कैबिन प्रेशर डाउन हो गया, कभी उसकी लैंडिंग गियर फेल हो गई। तो बोइंग के जो एम्प्लॉयज़ हैं, आप यूट्यूब पे देखोगे, कुछ वीडियोस आपको गूगल पे मिलेंगे, आप सर्च करना विसल ब्लोइंग बोइंग के, आपको पता चलेगा। एक मैं नाम रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ कौन थे बोइंग के एम्प्लॉय, जिन्होंने जो कैमरा लेके घुस गए थे बोइंग 787 की फैक्ट्री लाइन में। साउथ में कोई तो भी बोइंग की नई फैक्ट्री खुली थी,
जिसके अंदर उनका एम्प्लॉय था वो कैमरा लेके घुस गया था, हिडन कैमरा लेकर के, और कैमरे से उन्होंने पूरी रिकॉर्ड करी है। उसको आप देखोगे वो बोल रहे हैं कि देखो इनकी मैन्युफैक्चरिंग लाइन है दैट इज़ नॉट अप टू द मार्क। वो इनकी मैन्युफैक्चरिंग लाइन है। अब वो क्या करते हैं, देखो बोइंग ऐसी कंपनी है जिस पे ऑलमोस्ट यूएस की इकॉनमी टिकी हुई है। यूएस कंपनी पहले बोइंग के जो भी स्टेक होल्डर्स थे अब वो यूएस की गवर्नमेंट के कांग्रेस के मेंबर्स हैं। तो बोइंग तो इजीली तो ऐसा है नहीं कि आप जाके एलिगेशन लगाओगे वो एक्सेप्ट कर लेंगे और आप उस पर केस कर दोगे। तो विसल ब्लोइंग हुई। अब एक क्वेश्चन ये आता है कि अगर एयरक्राफ्ट ऐसे मतलब विसल ब्लोइंग हुई है, लोग बता रहे हैं, अब उस एम्प्लॉय ने खुद ने बोला है विसल ब्लोइंग करते हुए कि आई विल नेवर सिट इन द बोइंग एयरक्राफ्ट। उसने खुद ने बोला कि मैं बोइंग एयरक्राफ्ट में ट्रैवल नहीं करूँगा, मेरी फैमिली ट्रैवल नहीं करेगी। तो अब आप देखिए कि ऐसी विसल ब्लोइंग अगर उनका स्टाफ खुद कर रहा है तो डैट मीन्स कुछ ना कुछ तो भी चैलेंज है। सिमिलर विसल ब्लोइंग बोइंग 737 को मैक्स को लेके हुई थी जब उसके इंसिडेंट हुए थे। लायन एयर और इथोपियन का इंसिडेंट हुआ, उसके बाद अलास्का का इंसिडेंट हुआ जब डोर ब्लो आउट हो गया। उसके बाद बोइंग के फिर एक इंजीनियर ने उसके विसल ब्लोइंग करी थी कि बोइंग के जो 737 मैक्स की जो प्रोडक्शन लाइन है उसमें बहुत ज़्यादा लूप होल्स हैं। कि लूप होल्स मतलब लूप होल्स इन केस कि आपकी जो एयरक्राफ्ट की मैन्युफैक्चरिंग है, असेंबलिंग है, उसमें कुछ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, उसको अप टू द स्टैंडर्ड कंपनी नहीं बना रही है। और सेकेंडली जो आप वीडियो जो एक एम्प्लॉय जो उसका वीडियो हिडन कैमरा लेके चला गया था अंदर उसमें फैक्ट्री लाइन में, उसने वे वीडियो शूट करने के बाद ये बोला कि मैं खुद और अपनी फैमिली को कभी बोइंग 787 में ट्रैवल नहीं करवाऊंगा, क्योंकि 787 एयरक्राफ्ट की भी हिस्ट्री रही हुई है विसल ब्लोइंग से रिलेटेड। उसके बाद ये एयरक्राफ्ट जब निकला प्रोडक्शन लाइन से सर्विस में आया, उसके बाद इस एयरक्राफ्ट पे और भी ज़्यादा सैंक्शंस लगे हुए हैं, क्योंकि इसमें रिसेंटली शुरू में इंसिडेंट होते थे इसकी लिथियम आयन बैटरीज को लेकर के, फायर पकड़ लेती थी ऑन बोर्ड इसके बैटरीज, उन बैटरीज पे काम किया गया। देन इसके डोर्स में थोड़ी सी प्रॉब्लम आई, उनके डोर्स पे काम किया गया। बोइंग की हिस्ट्री रही है कि उसके एयरक्राफ्ट लॉन्च होने के बाद, सर्विस में आने के बाद थोड़े कुछ ना कुछ फॉल्ट्स मिले हैं, उसके बाद उसने उस पर काम किया है। सेकेंडली पूरे जो वहाँ का FAA है, FAA, जैसे हमारे DGC है वैसे वहाँ का FAA है, FAA फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन, जो वर्ल्ड वाइड एयरपोर्ट्स को या वो एयरक्राफ्ट्स को सर्टिफाई करता है। तो अब बोइंग इतनी बड़ी कंपनी है तो आर्म ट्विस्टिंग होती है FAA की भी। तो कहते हैं वहाँ के लोग कि FAA को प्रेशराइज करके एयरक्राफ्ट सर्टिफाई करवा लिए गए हैं, तो FAA का भी रोल है। तो आप अब FAA का लेवल आप देखो कि इतना कितना हाई है कि वो इंडिया में आकर के हमें हमारी सेफ्टी रेटिंग करता है, हमारी DGC को रेटिंग करता है। इतनी बड़ी बॉडी है FAA। लेकिन अब हम DGC की बात करें तो हमारा DGC खुद एक ऐसा मतलब डिपार्टमेंट रह चुका है कि दैट इज़ वो मतलब बहुत टेक्निकल नहीं है। DGC में रहने वाले लोग भी इतने टेक्निकल नहीं है। तो DGC का ऐसा है, किसी ने अगर FAA ने बोल दिया कि ये चीज़ अप्रूव्ड है तो अप्रूव्ड है, ICAO ने बोल दिया कि ये चीज़ अप्रूव्ड है तो अप्रूव्ड है। तो ये चीज़ हम अपने स्टैंडर्ड्स को ही ऊपर नहीं बढ़ा रहे हैं और हमारी ब्यूरोक्रेसी भी थोड़ी सी उन चीज़ों को मैच करने में थोड़ी पीछे है। तो हो सकता है कि हम इन वजह से थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं। भाई अभी हिस्ट्री में जितने भी क्रैशेस हुए हैं या फिर प्लेन को लेकर जो भी हादसे हुए हैं सबको पता है मोस्टली बोइंग का ही नाम आता है। तो क्या जो ये अहमदाबाद क्रैश हुआ है इसके बाद ये बहुत ही मेजर क्रैश हुआ है, पूरी दुनिया में ये इतना पॉपुलर हुआ है कि ये जो हुआ था, तो क्या बोइंग जो इन्वेस्टिगेशन जब फाइनल निकली क्या उसको मैनिपुलेट कर सकती है? इतनी बड़ी कंपनी है तो वो कर सकती है मैनिपुलेट? देखो मैनिपुलेट का मैं आपको ऐसे बताऊँ कि अगर ये इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर अगर बोइंग के पास पहुँच जाती या US के पास NTSB के पास पहुँच जाती तो हो सकता है, मतलब हम नहीं कहते कि मैनिपुलेट करेंगे, बट एक फैक्टर आ जाता है। जैसे हमारा ब्लैक बॉक्स था और CVR था, FDR थे, जो बात थी कि उनको US भेजेंगे, बट फॉर्चुनेटली वो यहीं है। अगर US भेजते तो एक फैक्टर आ जाता है कि मैन्युफैक्चर आ रही है, कंपनी है, तो हो सकता है कि मैनिपुलेशन आ जाए वहाँ पर। क्योंकि एक्चुअली मैं आपको बताता हूँ क्रैश के बाद क्या होता है। एयरलाइन नहीं बोलेगी कि हमारी गलती है, एयर इंडिया नहीं बोलेगी हमारी गलती है, बोइंग नहीं बोलेगा मेरी गलती है। आप पायलट की गलती बता दो कि जो पायलट उड़ा रहे थे उनकी गलती है, कि वो तो है ही नहीं लड़ने के लिए, वो तो है ही नहीं अपना काउंटर करने के लिए, उन पर गलती बता दो। उससे क्या होगा, आपकी इन्वेस्टिगेशन जल्दी ख़त्म हो जाएगी, आपको इंश्योरेंस क्लेम जल्दी मिल जाएगा। ये एक प्रोसेस है। अगर पायलट एरर है एयरक्राफ्ट के क्रैश में तो उसका इंश्योरेंस क्लेम बहुत जल्दी मिल जाता है, बहुत स्मूथली उसका इंश्योरेंस क्लेम होता है। ओके, ये एक प्रोसीजर है। बट अगर ये जानबूझ के किया जा रहा है तो ये तो बहुत सैड बात है यार। यही प्रॉब्लम है कि अगर आप पायलट एरर बताते हो
तो उसके लिए तो सामने वाला कोई है ही नहीं ना आपको एनकाउंटर करने के लिए। जैसे मुझे बता दिया कि मैं गलत हूँ, मैं उस एयरक्राफ्ट का पायलट था, मुझे बता दिया मैं गलत हूँ, तो मैं तो लड़ने के लिए हूँ नहीं। या मेरी फैमिली होगी, मेरी फैमिली को क्या कोई नॉलेज है कि वो बट लड़ेगी? कंपनी को वो प्रूफ तो करना पड़ेगा ना किसी तरीके Proof से तो कि investigation से pilot होगा। का फॉल्ट था तभी हुआ है। वही हो सकता है, लेकिन आप सोचिए अगर मैन्युफैक्चरर के पास अगर उसके पार्ट्स पहुंच जाएंगे, अगर इन्वेस्टिगेट करने के लिए इन्वेस्टिगेशन एजेंसी वहाँ की होगी और बोइंग खुद आएगा, तो फिर तो सब कुछ ही मैनिपुलेट हो जाए। मतलब हम ये नहीं कहते कि मैनिपुलेट करेंगे, बट एक थॉट आ जाता है दिमाग में कि यार हमारी एजेंसीज भी जाएंगी, बट एक मैन्युफैक्चरर खुद उसके अंदर और एक उस कंट्री के खुद का इन्वेस्टिगेशन बोर्ड हो, तो एक कहीं ना कहीं ऐसा लग Chances सकता है है कि होंगे, कि चांसेस है कि हो सकते हैं। बट फॉर्चुनेटली वो इन्वेस्टिगेशन इंडिया में हो रही है, बोइंग के लोग भी है, NTSB के लोग भी इन्वॉल्व है। तो इन्वेस्टिगेशन ऐसी है कि अब हम बोइंग का ऐसा बता नहीं सकते कि वो मैनिपुलेट कर सकते, क्योंकि लास्ट जो 737 का क्रैश हुआ था, उन्होंने एक्सेप्ट किया था, ओपनली पब्लिकली एक्सेप्ट किया था कि हमारा फॉल्ट है, हमारी प्रॉब्लम है इसमें। तो अब इस क्रैश को लेकर के ऐसा है कि नहीं, क्योंकि आप ये देखिए ना कि आप अगर पायलट की एरर बताएंगे भी, विजुअल्स तो लोगों के सामने है एयरक्राफ्ट का। और जब आप एयरक्राफ्ट की वीडियो देखोगे तो उसमें एयरक्राफ्ट टेक ऑफ करने के बाद नीचे जा रहा है, तो आप देखोगे थोड़ी सी उसकी नोज अप हो रही है। जब एयरक्राफ्ट नीचे जा रहा है तो उसकी नोज अप हो रही है। दैट मीन्स पायलट इज ट्राइंग इज बेस्ट टू सेव द इम्पैक्ट। पायलट सोच रहा है कि मैं यहाँ नहीं यहाँ करूँ, यहाँ नहीं यहाँ करूँ। अब आप इमेजिन कीजिए कि अगर पायलट को थोड़ा ऑल्टीट्यूड मिल जाता तो हो सकता है वो थोड़ा एयरक्राफ्ट बचा लेता। सही बात है। एक मैं आपको बताऊं, इंसिडेंट बताऊं कि बहुत सालों पहले की बात है। एयर ट्रांजिट की फ़्लाइट, एयर ट्रांजिट था जो टोरंटो से टेक ऑफ हुआ था। वो फ़्लाइट मैं आपको पूरा मेरे को इंसिडेंट याद नहीं है, बट मैं सिर्फ इतना से याद है कि उस एयरक्राफ्ट में हुआ क्या था। एयरबस 330 एयरक्राफ्ट था, टोरंटो से एयरक्राफ्ट टेक ऑफ हुआ था, अटलांटिक ओशन के ऊपर एयरक्राफ्ट फ्लाई कर रहा था। 36,000 फीट पे एयरक्राफ्ट था, दोनों इंजन फेल। उसमें हुआ क्या था, उसमें इन्वेस्टिगेशन पता चला कि जब फ्यूल का जो वाल्व होता है वो अच्छे से बंद नहीं किया होता, वो लूज था। तो धीरे धीरे फ्यूल लीक होता रहा, लीक होते होते आपके एक विंग में से फ्यूल गया, धीरे धीरे आप एयरक्राफ्ट होता है, एयरक्राफ्ट की एक मैं आपको बताऊँ एक स्पेशलिटी है, जब आप एयरक्राफ्ट में फ्यूल अपलिफ्ट करते हो तो सपोज करो आपने 10,000 किलो फ्यूल अपलिफ्ट किया तो 5,000 ये लेवल होता है एयरक्राफ्ट का। आपने अगर जितना भी फ्यूल आपने एयरक्राफ्ट में अपलिफ्ट किया तो दोनों विंग्स में फ्यूल बराबर जाएगा। लोड एंड बैलेंस की बात होती है, क्योंकि पूरा एयरक्राफ्ट बैलेंसिंग पे चलता है। आपने अगर सपोज करो 180 पैसेंजर्स जा रहे हैं एयरक्राफ्ट में, 180 पैसेंजर्स के साथ बैगेज भी होंगे, उन बैगेज का वेट क्यों लिया जाता है एयरपोर्ट पे? अगर हम जाते हैं तो उसका उस चीज़ के पीछे लॉजिक क्या है? वेट के पीछे यही लॉजिक है कि उस वेट से एयरक्राफ्ट की फ्यूल परफॉर्मेंस कैलकुलेट की जाती है। अच्छा, बैगेज वेट से। अब आप ये चीज़ पैसेंजर को पता नहीं है, लेकिन पीछे की कहानी कुछ और है। ये है कि सपोज करो मैंने टिकट बुक करी है, तो हम अगर टिकट बुक करते मैं लिख रहा हूँ एडल्ट हूँ, मेल हूँ, फीमेल हूँ, चाइल्ड हूँ, उस चीज़ ऑटोमेटिक एयरलाइन ये चीज़ फैच कर लेती है कि उनके पास एक पर्टिकुलर वेट का एक फॉर्मेट है कि एडल्ट का हम ये कंसिडर करते हैं वेट, फीमेल का ये करते हैं, मेल का ये करते हैं, चाइल्ड का ये वेट हम कंसिडर करते हैं। उस बेसिस पे एयरक्राफ्ट की ऑलरेडी कैलकुलेशन हो जाती है। सिमिलरली जब बैगेज हम चेकिंग करते हैं तो बैगेज के बेसिस पे हम एयरक्राफ्ट का वेट है वो हम कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद जब फाइनल जब बोर्डिंग हो जाती है, अब आप ये देखते हैं कि 25 मिनट पहले बोर्डिंग गेट क्लोज हो गया, 20 मिनट पहले बोर्डिंग गेट क्लोज हो गया। क्या लॉजिक क्या है इसके पीछे? लोग बोलते हैं कि फ़्लाइट तो अभी यहीं खड़ी है, मुझे बिठा दो, मेरी फ्लाइट नहीं खड़ी, मैं तो चला जाऊंगा, अभी तो डोर क्लोज भी है, फ्लाइट निकली भी नहीं है। बट 25 मिनट 20 मिनट पहले ये सब डोर बंद करने के लिए, बोर्डिंग क्लोज करने के पीछे, इसके पीछे बहुत लंबा प्रोसेस है जो फॉलो होते होते एयरक्राफ्ट का टाइम हो जाता है। अगर मैं एक पैसेंजर को लास्ट में ले लूँगा तो मेरा हो सकता है कि अगर मेरे पास जो टाइम बचा है, स्टैंडर्ड टाइम है 20 मिनट का, उसको मैं हो सकता है कि एक्सटेंड कर दूँ, मेरा फ्लाइट डिले हो क्या क्या कैलकुलेशंस होती हैं? आप मान के चलो कि अगर पैसेंजर, मेरी फ़्लाइट है आज की दिल्ली से बॉम्बे की, मेरे पास 180 पैसेंजर्स हैं, 180 पैसेंजर्स का मैंने वेट ले लिया। आप एयरक्राफ्ट की सुबह ही कैलकुलेशन हो जाती है, उसका डिपार्चर 4 घंटे पहले उसकी बेसिक कैलकुलेशन हो जाती है, कितना एयरक्राफ्ट में लोड है। 180 सीटर एयरक्राफ्ट है, 176 पैसेंजर्स बुकड है, 176 पैसेंजर का वेट हो गया। 176 पैसेंजर के साथ ऑन एन एवरेज मान के चलते कि इतना बैग तो आएगा भैया, इतने बैगेज का वेट हो गया। दिल्ली से बॉम्बे का इतना फ्यूल लगेगा, उस फ्यूल का वेट ऐड हो गया। क्रू कितनी है फ्लाइट में? 4 है, पायलट 2 हैं, उनका वेट ऐड हो गया। आपके एयरक्राफ्ट में केटरिंग जाएगी, जो खाना पीना जो अपलिफ्ट होता है, उसका एक बेसिक वेट ऐड हो गया। अब उसका एक फाइनल वेट निकल जाता है कि एयरक्राफ्ट का इतना वेट रहेगा। एयरक्राफ्ट के वेट होते हैं मैक्सिमम टेक ऑफ वेट, मैक्सिमम लैंडिंग वेट। टेक ऑफ वेट से ऊपर उसका वेट नहीं जा सकता। कार्गो कितना है, बैगेज कितना है। मैंने ग्राउंड्स में ऑपरेशन में ये भी चीज़ फेस करी है कि हमने पैसेंजर के बैगेज भी ऑफलोड किए हैं सर्दियों में। अच्छा,
फ्लाइट में पैसेंजर बोर्ड हो गए, कार्गो हमने सारा उतारा, हमने फ्यूल तो चढ़ा हुआ है, सर्दी का माहौल है, फ्लाइट जा रही है, सपोज करो बैंगलोर जा रही है, बैंगलोर में विंटर्स में फॉग होता है सर्दी के टाइम पे, जयपुर से बैंगलोर फ्लाइट जा रही है, हमने कार्गो पूरा रिमूव कर दिया, फिर हमने वेट लिया एयरक्राफ्ट का, तो वेट ओवरलोड आ रहा था एयरक्राफ्ट। अब जिसमें आप ये मान के चलो कि एयरक्राफ्ट में फ्यूल उतना ही है जितना उसको बैंगलोर जाने के लिए चाहिए। एक बार फ्यूल चढ़ गया तो हम फ्यूल तो निकाल नहीं सकते, फ्यूल भी उतना ही है, पैसेंजर्स भी हैं और बैगेज हम लोड कर रखा है, कार्गो लोड कर दिया, एयरक्राफ्ट ओवरवेट हो रहा है, हमने कार्गो रिमूव किया, एयरक्राफ्ट स्टिल ओवरलोड है, फिर हमने बैगेज रिमूव किया पैसेंजर्स के। बट ये ओवरलोड हो क्यों जाते हैं? कैलकुलेशन मिस्टेक? कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होती, ओवरलोड इसलिए होता है कि आप सपोज करो कि आपकी दिल्ली से बैंगलोर की 5000 का या 6000 का आपका फ्यूल रिक्वायरमेंट है, वहाँ वेदर भी है, आपका ऑल्टरनेट पे भी वेदर है, आपको थोड़ी सी और टैंकरिंग करनी पड़े, टैंकरिंग मतलब आपको फ्यूल एक्स्ट्रा लेना ही पड़ेगा। आपने फ्यूल लिया, फिर सर्दियों में क्या होता है कि ये एक टेंडेंसी है समर में और विंटर्स में एयरक्राफ्ट के वेट में फ़र्क आता है, क्योंकि बैगेज जो होते हैं वो विंटर्स में हैवी होते हैं, तो उसके वेट का बहुत चैलेंज होता है, तो इस वजह से आपका बैगेज का वेट हैवी हो जाता है। आप देखो अगर मैं गर्मियों में अपना बैग लेके जाऊंगा तो 15 किलो का बैग लेके जाऊंगा, और मैं अपने 2 जैकेट 3 जैकेट डाली तो वो वेट 20 किलो हो जाएगा। तो गर्मियों में सर्दियों में ये चैलेंज आता है। उसके बाद में हमने वो किया कि जैसी फ्लाइट थी उसके बाद स्पाइसजेट की फ्लाइट थी, हमने स्पाइसजेट से बैगेज भिजवाए। अच्छा, उस चीज़ को रिकवर करने के लिए पैसेंजर पहुँचेंगे उनको बैगेज नहीं मिलना चाहिए। हाँ, पैसेंजर तो परेशान हो जा, नहीं आया, मेरी ट्रॉली नहीं आई, कहाँ रह गई। हाँ बिल्कुल। अब आप सोचिए एक बैग 5 मिनट लेट आने की वजह से पैसेंजर कितना हंगामा खड़े कर देते हैं, तो ये चैलेंज होती हैं। रही बात बोइंग की, तो ये चीज़ देखिए कि इन्वेस्टिगेशन हो रही है। बट आपके हिसाब से बॉयकॉट करना चाहिए फिलहाल के लिए बोइंग कंपनी के एयरक्राफ्ट्स को? देखो हमारे एयरक्राफ्ट्स जो हैं, आप देखिए आप क्रैश के बाद भी फ्लाइंग कर रहे हैं, और मैं ये मानता हूँ कि जितनी भी हमारी एयरलाइंस हैं और जैसे बाहर की एयरलाइंस सभी हैं, सब अपने सेफ्टी रिकॉर्ड्स को अप टू डेट रखती हैं, क्योंकि एयरक्राफ्ट अगर कोई एयरलाइन मंगा रही है, खरीद रही है और एयरलाइन बिजनेस कर रही है, तो कोई भी एयरलाइन ये नहीं चाहती कि हमारा जहाज़ ज़मीन पर खड़ा रहे, क्योंकि अगर जितनी देर जहाज़ ज़मीन पर खड़ा है उतनी देर उसके लिए खर्चा है, जब वो उड़ रहा है तो वो उसके लिए रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, तो कोई एयरलाइन ये नहीं चाहती कि हमारा जहाज़ ज़मीन पर खड़ा रहे। और एयरक्राफ्ट सारे ही बहुत सेफ हैं। अभी आप इस इंसिडेंट के बाद में लोग बोल रहे हैं कि हम तो एयर इंडिया से ट्रैवल हम एयर इंडिया से ट्रैवल नहीं करेंगे। भाई हमारे साथ खुद हुआ है, हम यूएस की फ्लाइट बुक कर रहे थे, हम देख रहे थे ये बोइंग एयरक्राफ्ट तो नहीं है, दूसरा वाला बुक करो, और हम खुद एयर इंडिया ने नहीं बुक कर रहे थे जानबूझ के। ये टेंडेंसी हो जाती है। भाई अब ये हो गया नेचुरली, ऐसी ऐसी वीडियोस भी आ रही हैं कि लोग जेन्युइनली दिखा रहे हैं, तुम टिकट्स में कैसे चेक कर सकते हो कि तुम्हारा एयरक्राफ्ट बोइंग का है या एयरबस का है, फिर लोग प्रेफर कर रहे हैं मैं एयरबस सेलेक्ट करूंगा, मुझे इससे जाना है। भाई एक्चुअली पैसेंजर भी इतने एजुकेटेड हो गए हैं। आप देखिए सोशल मीडिया या गूगल पे देखिए या फ्लाइट रडार 24 ऐसी ऐप्स आ गई हैं जिसपे आप चेक कर सकते हैं लाइव, जनरल पब्लिक भी चेक कर सकती है कि मेरी फ्लाइट कौन सी फ्लाइट है, कौन सा एयरक्राफ्ट है, तो आप चेक कर सकते हैं। लेकिन अभी इस इंसिडेंट के बाद में आप नॉट इवन इन इंडिया, बाहर भी आप देखो लोगों की टेंडेंसी बन गई कि बोइंग एयरक्राफ्ट को हम वी विल ट्राई टू अवॉइड। ये चीज़ हो गई है। तो ये चीज़ आप देखो, ये जो बात हो रही है ये अल्टीमेटली बोइंग की गुडविल को भी तो नुकसान है, बोइंग की गुडविल को नुकसान है, और बोइंग की गुडविल को तो आज नहीं बहुत सालों से नुकसान पहुंच रहा है। 737 मैक्स क्रैश हुआ है, विसल ब्लोइंग हो रही है, आपके खुद के एम्प्लॉयज़ विसल ब्लोइंग कर रहे हैं। और बोइंग आप यूएस में आप गूगल पे अगर देखोगे कभी कोई न्यूज़ पढ़ोगे तो उसमें पता चलेगा आपको, एक विसल ब्लोअर था बोइंग का जो उसने विसल ब्लोइंग करी थी वहाँ पर FAA को, उसके बाद ही वॉज फाउंड डेड अपने घर पे, मतलब उसका मर्डर कर दिया गया था वहाँ पर। ये चीज़ लाइव थ्योरी है गूगल पे, न्यूज़ में आप देखोगे। तो हर चीज़ को छुपाने के लिए आप अगर जो पावर में है, अगर आप उस पर इम्पैक्ट आएगा तो छुपाने के लिए कोई भी काम आप देखते हो, हम तो देखते ही ये चीज़ें कि सही बात है, ये बहुत बहुत कॉमन है ये चीज़। भाई एक बात बताओ, अभी तो चलो हमने मैन्युफैक्चरर्स की बात कर ली, एरर्स की बात, सारी टेक्निकल बात कर ली। अगर हम ओवरव्यू देखें जो भी इंडियन एयरलाइंस है, हम बहुत सारी वीडियोस इंटरनेट पे फ्लोट होते देखते हैं कि क्रू और आम जनता के बीच में झड़प हो रही है, झगड़ा हो रहा है, फ्लाइट डिलेज मोस्ट कॉमन रीज़न है। और हम ये भी बातें सुनते हैं कि इंडिया में एविएशन जो फील्ड है वो इतनी कॉम्प्लिकेटेड है, हर कोई इजीली बिजनेस नहीं करना चाहता, इंडियंस को फ़्लाइट सस्ती चाहिए, या बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस आती हैं। अभी जैसे आपने भी बताया कि हमारी जो गवर्निंग अथॉरिटीज़ है, DGC है, वो इतने अपग्रेडेड नहीं है। तो ओवरऑल इंडिया जैसी कंट्री जिसमें इतनी पॉपुलेशन है, उसको तो रिक्वायरमेंट है एक अच्छे एविएशन इंडस्ट्री की। तो पर आप सिंस आप अंदर रहे हो, आप कैसे देखते हो, क्या रेट करते हो आप इंडिया की एविएशन इंडस्ट्री को, मतलब क्यों इतनी प्रॉब्लम्स और कॉम्प्लिकेशंस दिखती हैं हमें?
कि मैं आपको बताऊं, एविएशन जैसे आप इंसिडेंट देख रहे हो कि सपोजिंग हम एक लेटेस्ट इंसिडेंट देखते हैं, क्यों हमारे इंडिया में जो एयर इंडिया का जो इंसिडेंट हुआ है ये बहुत आफ्टर डेकेड्स हुआ है, मतलब बहुत पीछे। उससे पहले हमारा इंसिडेंट आई थिंक कोई इमरजेंसी लैंडिंग के होते रहते हैं, बट क्रैश का इंसिडेंट लास्ट बहुत कुछ सालों में नहीं हुआ है, पिछले 10-20 सालों में नहीं हुआ है। तो इस क्रैश के बाद में अगर मैं आपको जनरल पब्लिक की, अगर मैं एज ए पैसेंजर बताऊँ, सपोज करो मैं एविएशन प्रोफेशनल नहीं हूँ, मैं अगर जनरल पब्लिक के लिहाज से बताऊँ, अपन सब बैठे हैं नॉर्मल, उसका से बताऊँ, तो अगर मैं अब ट्रैवल करूँगा तो मैं तो देखूंगा कि बोइंग है या नहीं। करेक्ट। मैं बोइंग देखूंगा कि बोइंग है या नहीं, एयरबस है या नहीं। मेरी प्रेफरेंस ये रहेगी कि मैं बोइंग को जितना हो सके अवॉइड करूं अभी के लिए, क्योंकि अभी क्या होता है, हीट ऑफ द मोमेंट होती है कि अभी मामला नया फ्रेश है, पता नहीं चल रहा है क्यों क्रैश हुआ है, तो पता चले उसके बाद मैं करूँगा। बहुत से फ्रीक्वेंट ट्रैवलर हैं, आप देखिए सोशल मीडिया पे इतने चल रहे हैं, लोग बिजनेस ट्रैवलर होते हैं जो डेली ट्रैवल करते हैं, दिल्ली बॉम्बे के बीच में, और दिल्ली बैंगलोर के बीच में ट्रैवल करते हैं, बॉम्बे बैंगलोर के बीच में ट्रैवल करते हैं, डेली करते हैं, वो अभी भी कर रहे हैं। बोइंग में ट्रैवल कर रहे हैं, 737 में ट्रैवल कर रहे हैं, 787 भी एयर इंडिया का डोमेस्टिक चलता है उसमें भी ट्रैवल कर रहे हैं, इंडिगो के एयरक्राफ्ट में ट्रैवल कर रहे हैं। आप ये मान के चलो कि एयर इंडिया का क्रैश हुआ, तो एयर इंडिया के क्रैश वाले उस दिन भी फ्लाइट्स तो अपने ऑपरेशंस चल ही रहे थे। अहमदाबाद में क्रैश हुआ 1:30 बजे, क्रैश के जब एयरक्राफ्ट जा रहा है उसके पीछे इंडिगो का एयरक्राफ्ट लगा हुआ था लाइनअप में लैंड होने के लिए, टेक ऑफ हो रहा है। अभी मैं आपको बॉम्बे का सीन बताता हूँ, बॉम्बे, बैंगलोर का, दिल्ली का, बैक टू बैक एयरक्राफ्ट लैंड हो रहे होते हैं। एक एयरक्राफ्ट लैंड हो रहा है, उसके पीछे 4 एयरक्राफ्ट लाइन में खड़े हैं, वो लैंड हुआ, उसके पीछे 3 खड़े लाइन में आ रहे हैं, उसके बीच में ही एक एयरक्राफ्ट जो टेक ऑफ के लिए वेट कर रहा है उसको निकाल के लगा दिया जाता है टेक ऑफ के लिए, वो आता है, निकल जाता है, फिर एक लैंड होता है, फिर टेक ऑफ वाला निकल जाता है। तो ये फ्रीक्वेंसी चलती रहती है, दिल्ली, बॉम्बे, बैंगलोर में तो बहुत कॉमन है। तो एयर इंडिया वाला फ्लाइट निकली अहमदाबाद से, पीछे इंडिगो का एयरक्राफ्ट लगा हुआ था लैंडिंग पे, और उसके टेक ऑफ जो उसने टर्न लिया उसके पीछे इंडिगो का एयरक्राफ्ट और खड़ा था वेट कर टेक ऑफ करने के लिए। जब उसमें इंडिगो का एयरक्राफ्ट खड़ा था, उसमें वन ऑफ माई फ्रेंड्स ब्रदर वॉज कैप्टन, उनसे मेरी बात हुई इसके रिगार्डिंग। ही सेड कि उन्होंने कहा कि जब मैं खड़ा था एयरक्राफ्ट पे, होल्डिंग पॉइंट पे, एयरक्राफ्ट गया और मैं सब अपने काम में लगा था, मतलब हम यूजुअली पायलट नहीं देखते क्या टेक ऑफ गया नहीं गया, उसको पता था कि इसकी लैंडिंग के बाद उसको लैंडिंग मिलने वाली है, उसके बाद मैं जाऊँगा, मेरा नंबर 3 है, तो मैं उस एयरक्राफ्ट को तो नहीं देखूंगा टेक ऑफ होता है। तो आई वॉज डूइंग माई वर्क, मैं काम कर रहा था मेरा। जैसे ही एयरक्राफ्ट टेक ऑफ हुआ उसके बाद आई कॉल मेडे मेडे मेडे। तो मेडे इज इमरजेंसी कॉल, एक होती है पैन 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 पैन, एक होती है मेडे मेडे मेडे। तो पैन पैन होती है इमरजेंसी के रिगार्डिंग कि मेरे पास टेक्निकल फॉल्ट कुछ हो गया है, तो मैं मेरे पास टेक्निकल फॉल्ट हो गया है, जो मैं इमरजेंसी लैंडिंग नहीं है मेरी, बट आई एम फेसिंग सम काइंड ऑफ इशू, हाईजैक हो गया। हाईजैक में पैन पैन दी जाती है, या कोई पैसेंजर का इशू हो गया कि पैसेंजर अनरूली हो गया, लड़ाई झगड़े कर रहा है, पैन पैन दी जाती है। टेक्निकल हो गया, एयरक्राफ्ट में फेलियर कुछ आ रहा है, मेडे 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 बोलूँगा मैं, फ्यूल कम हो गया, मेडे 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 बोलूँगा। तो जैसे उसने बोला कि जैसे मैंने मेडे मेडे कॉल सुनी, अब आरटी होती है एयरक्राफ्ट पे, जो जिस पे कैप्टन बात कर रहे होते हैं वो बेसिकली उसको आरटी बोलते हैं। तो अहमदाबाद की फ्रीक्वेंसी एक ही है, सब एयरक्राफ्ट अहमदाबाद से बात कर रहे हैं, सिंगल फ्रीक्वेंसी पे बात कर रहे हैं। सपोजिंगली फॉर एग्जांपल 1 to 1.2 पे बात कर रहे हैं, 1 to 1.25 पे बात कर रहे हैं। एयरक्राफ्ट गए, एयरक्राफ्ट ने बोला मेडे मेडे मेडे, नो पावर नो थ्रस्ट गोइंग डाउन, उस कैप्टन ने ये बोले। उसकी आप देखोगे तो थ्योरी ये चल रही है कि कैप्टन ने बोला मेडे मेडे मेडे, उसके बाद कुछ कन्वर्सेशन नहीं, लेकिन एक्चुअल थ्योरी ये है कि कैप्टन की जो लास्ट कॉल थी वो ये थी, मेडे मेडे मेडे, नो पावर नो थर्स्ट गोइंग डाउन। एटीसी ने एक्नॉलेज की, एटीसी ने बाद में बात करी, मेडे 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 एक्नॉलेज, कंफर्म व्हाट इज इमरजेंसी, कोई कॉल नहीं। तो जब मेरे फ्रेंड के ब्रदर ने सुना कि मेडे मेडे, तुरंत उनकी नज़र वहीं गई एयरक्राफ्ट पे क्या हुआ है। बाय द टाइम वो उन्होंने देखा, जब तक एयरक्राफ्ट का पूरा फायरवॉल बन चुका था, और उस टाइम उन्होंने बोला कि वी वर्स एग्जॉस्टेड इन कॉकपिट, मतलब मुझे ये लग रहा था कि मैं कॉकपिट से कूद जाऊँ बाहर, क्योंकि आप उस सिचुएशन के सामने बैठे हो कि आप भी वहीं जाने वाले होगी, आप टेक ऑफ करने वाले हो। उन्होंने बोला कि मुझे जल्दी से जल्दी एयरक्राफ्ट से बाहर निकलना था। वो जो लैंड हो रहा था उसको गो अराउंड करा के डाइवर्ट किया गया और इनके एयरक्राफ्ट को वापस टर्मिनल पे लाया गया, क्योंकि एयरपोर्ट तुरंत बंद हुआ उस टाइम पे। और उस टाइम 1:30 बजे के आसपास वो क्रैश हुआ, एयरपोर्ट बंद कर दिया गया, सारी जो डिपार्चर्स थे उसको कैंसिल किया गया, अराइवल जो आने वाले सबको डाइवर्ट कर दिया। मोटा मोटी मैं मानता हूँ कि 5 बजे के आसपास एयरपोर्ट वापस खुल गया। ओके 5 बजे अराइवल डिपार्चर वापस शुरू हो गए। तो आप ये देखो कि एविएशन पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो आप कि इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ है, इतने लोग मरे हैं, साइकिल नहीं रुका, वो वापस अपना एयरपोर्ट खोलना ही पड़ा, वापस एयरपोर्ट खुला, अपने डिपार्चर्स वगैरह सब चालू हुए। एयर इंडिया के एयरक्राफ्ट भी आ रहे हैं, इंडिगो के भी आ रहे हैं, अकासा के भी आ रहे हैं, और आप देखो टेक ऑफ कर रहे हैं, उस रैकेज के ऊपर से टेक ऑफ कर रहे हैं, मतलब टेक ऑफ हुआ है वो, क्योंकि एयरक्राफ्ट जो क्रैश हुआ है वो लेफ्ट राइट ना जाके सीधी लाइन में क्रैश हुआ है। तो जब टेक ऑफ कर रहे हैं आपको नीचे दिख रहा है कि क्या सीन चल रहा है। तो अब मैं पैसेंजर पॉइंट ऑफ व्यू से देखूंगा तो उस दिन लोगों ने ट्रैवल किया है, लेकिन हो सकता है कि ये चीज़ फैक्ट है कि उस दिन ट्रैवल करने का माहौल कुछ अलग था,
उस दिन कोई भी डिले पे कोई माथाफोड़ी नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई क्रू से क्वेश्चन नहीं, कोई अनाउंसमेंट नहीं, कोई मतलब क्रू के मतलब बिहेवियर में कोई ऐसा पॉजिटिव पोलाइटनेस नहीं, क्योंकि सब एक ये चीज़ मैं आपको मानूंगा जिस दिन हुआ होगा शायद आपको भी ऐसा लगा होगा कि यार ये क्या हो गया। आपने भी सुना होगा तो आपको लगा होगा, आपको वीडियो देख, आपको बस वीडियो आया होगा व्हाट्सएप पे, देखा होगा यार ये क्या हुआ यार अचानक से। तो अब मैं एविएशन में आपको मानूं कि इस इंसिडेंट के बाद क्या चेंजेस आए होंगे और क्या अभी कुछ होगा आगे। देखिए एयरक्राफ्ट तो सारे सेफली उड़ रहे हैं, बट पायलट जो होते हैं, पायलट का काम है एयरक्राफ्ट को उड़ाना। बट पायलट को जब ट्रेनिंग होती है, जब कैबिन क्रू की ट्रेनिंग होती है, जब ट्रेनिंग में ये नहीं सिखाया जाता कि आपको पैसेंजर को कैसे सर्व करना है, आपको पैसेंजर को गुड मॉर्निंग कैसे बोलना है, आपको ये सिखाया जाता है कि आपको इमरजेंसी पे रिएक्ट कैसे करना है। ये पायलट की ट्रेनिंग है, कैबिन क्रू की ट्रेनिंग भी है, और पायलट की है कि अगर इन केस एयरक्राफ्ट में कुछ फेलियर होती है तो नाउ हाउ यू हैव टू रिएक्ट, आपको कैसे रिवाइव करनी है उस चीज़ को। तो वो हर चीज़ के लिए उसके लिए प्रिपेयर रहते हैं। लेकिन आप वो देखो जो पायलट उस एयरक्राफ्ट को टेक ऑफ करवा रहा है, 8,500 घंटे का एक्सपीरियंस था उस कैप्टन को। ही वॉज अ ट्रेनिंग कैप्टन, वो ट्रेनर था, उसके साथ फर्स्ट ऑफिसर था, उसके पास 1100 घंटे थे। तो पूरा एक्सपीरियंस कॉकपिट में बैठा है। उस एयरक्राफ्ट को टेक ऑफ होने के बाद उसको टाइम ही नहीं मिला कि जिस चीज़ के लिए वो ट्रेंड है, कैबिन क्रू ट्रेंड है, पायलट ट्रेंड है, उनको अपनी एक्सपीरियंस, उनको ट्रेनिंग को दिखाने का मौका मिले, नहीं मिला, सीधा एयरक्राफ्ट क्रैश्ड। अब इस चीज़ से पैसेंजर की माइंडसेट बन गए लोगों के कि अब तो मैं बोइंग में ट्रैवल नहीं करूँगा। इमेजिन ये चीज़ एयर इंडिया से भी आई है, मतलब ये खबर बहुत, मतलब मैं स्केड्यूलिंग टीम से हूँ, तो मेरे बहुत से फ्रेंड्स स्केड्यूलिंग में अभी भी हैं और एयर इंडिया में भी हैं, आकाशा में भी हैं। तो हमने मतलब इस क्रैश के बाद 3-4 दिन तो मैं ऐसा था कि मैं बात ही कर रहा था लोगों से कि क्या है क्या नहीं। मैं अपने फ्रेंड से बात करी तो ये चीज़ एयर इंडिया में नहीं, इंडिगो में भी फेस हुई है कि पायलट्स वर अफ्रेड कि यार हम जाने में बहुत ज़्यादा वो काँप रहे थे लोग कि मतलब हम जा रहे हैं, वो सिचुएशन है, फैमिलीज़ हैं पीछे, तो फैमिलीज़ बोल रही हैं कि यार तू जा रहा है, तू रुक जा, कैसे रुक जा। एयर इंडिया में ऐसी रिपोर्ट्स हुई हैं कि एयर इंडिया का मैं आपको इतिहास बताऊँ, अगर मैंने फ्लाइंग करी हुई है कैबिन क्रू, एज ए कैबिन क्रू बताऊँ आपको कि बहुत ये उनका कल्चर रहा हुआ है कि एयरक्राफ्ट में डिफ़ॉल्ट्स होते हैं तो डिफ़ॉल्ट के साथ वो फ्लाइट निकालते हैं। बेसिकली एयरक्राफ्ट में क्या होता है, हर एक चीज़ का बैकअप होता है, और उस बैकअप के साथ अगर आप एयरक्राफ्ट निकाल रहे हो, सपोजिंगली एक इक्विपमेंट्स होते हैं एयरक्राफ्ट में, अगर एक इक्विपमेंट फेल हो गया तो आपके पास दूसरा है, उस दूसरे इक्विपमेंट के साथ आप जा सकते हो। लेकिन अगर एक इक्विपमेंट आपका फेल हुआ है तो उसको आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा टैकलॉग पे उस एयरक्राफ्ट की डायरी में। तो अगर उस डायरी के साथ आपको लिखना पड़ता है तो इंजीनियर उसको सर्टिफाई करेगा कि मैं इस एयरक्राफ्ट को इसके साथ डिस्पैच कर रहा हूँ। पायलट बोलेगा मैं इस कमी के साथ एयरक्राफ्ट को एक्सेप्ट कर रहा हूँ। उसको बोलते हैं MEL, वो होता है मिनिमम इक्विपमेंट लिस्ट। उसका मतलब होता है कि एयरक्राफ्ट में ये फॉल्ट है, ये काम नहीं कर रहा, इसके बिना मैं बैकअप के साथ एयरक्राफ्ट को लेके जा रहा हूँ। एक थ्योरी ये है कि कुछ टाइम पहले सेम एयरक्राफ्ट था, मतलब इसी फ्लीट का एयरक्राफ्ट था। एयरक्राफ्ट में 2 वेदर रडार होते हैं, जो आप एयरक्राफ्ट जब फ्लाई कर रहा होता तो आपको वेदर देता है सामने का पूरा। सपोजिंगली आपने इंसिडेंट सुना होगा इंडिगो का, दिल्ली से श्रीनगर जा रही थी, वेदर में घुस गई, उसका पूरा नोज रेडॉम डैमेज हो गया। वो वेदर जिसमें घुसा था, वो वेदर पूरा अवॉइड किया जाता है। आप जब आप फ्लाइंग करोगे ना, आपको देखोगे ना बहुत बड़े बड़े क्लाउड्स, स्कैटर्ड क्लाउड्स दिखते हैं आपको, काले बादल दिखते हैं, तो एयरक्राफ्ट हमेशा उसको डाइवर्ट करके जा रहा होता है, वो आपको डाइवर्ट करना होता है। तो अब इंडिगो वाला सीन क्यों हुआ, जब एयरक्राफ्ट ने अप्रोच किया तो उन्होंने बोला, उन्होंने पायलट ने सोचा कि मैं डाइवर्ट कर जाऊँगा, तो उन्होंने अब जिस लेवल पर फ्लाइंग कर रहे थे, जिस बॉर्डर पर फ्लाइंग कर रहे थे, उसके बगल में लेफ्ट में था उनके पास पाकिस्तान। अगर आप उन्होंने लेफ्ट में डाइवर्ट किया तो पाकिस्तान है, राइट में डाइवर्ट करेंगे तो माउंटेन्स है, माउंटेनियस रेंज है। और इंडियन पायलट्स माउंटेनियस रेंज में फ्लाइंग करने के लिए ट्रेन नहीं होते, क्योंकि हमारे इंडियन टेरिटरी में कहीं ज़्यादा माउंटेन फ्लाइंग नहीं है, माउंटेनियस फ्लाइंग नहीं है। नेपाल के पायलट्स होते हैं, चाइना के पायलट्स होते हैं, और आप देखोगे कि इस तरफ और एशियन कंट्रीज है, जैसे यूक्रेन है ना, रशिया है, इनके पायलट्स कैपेबल होते हैं क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी हिल रेंजेस है। तो ही ट्राई टू अवॉइड कि मैं राइट में नहीं जाऊँ। उन्होंने लेफ्ट में टर्न मारने के लिए परमिशन मांगी कंट्रोल से, तो उन्होंने बोला कि ये एरिया जो है पाकिस्तान के कंट्रोल में है, पाकिस्तान बॉर्डर, तो आप उनकी फ्रीक्वेंसी लो। पायलट्स ने कॉन्टैक्ट किया दिल्ली को, दिल्ली से फ्रीक्वेंसी मांगी लाहौर की, उसको फ्रीक्वेंसी मिली। लाहौर ने बोला कि ये तो जो बॉर्डर एरिया है ये मिलिट्री कंट्रोल में है, मिलिट्री से आप बात करो। लाहौर ने मिलिट्री की फ्रीक्वेंसी दे दी, पायलट ने मिलिट्री की फ्रीक्वेंसी डाल के मिलिट्री से बात करी। अब इस पूरे कोऑर्डिनेशन में 5-7 मिनट तो लग गए, और एयरक्राफ्ट जिस स्पीड से आगे बढ़ रहा है, अगर उसके बाद इतना डिस्टेंस था, अब उसको इतना डिस्टेंस बचा है। जिसने मिलिट्री को कॉल किया
मिलिट्री को कॉल करती है, उसने कॉल मारी, कॉल मारती उसने मना कर दिया कि दिस इज़ नॉट पॉसिबल, बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट, नहीं आने दिया। अब अगर आप कंसिडरिंग, अगर मैं आपको इसमें बताऊं कि उन्होंने एयरक्राफ्ट को डाइवर्ट करने के लिए मना किया, ये बेसिकली जो आईकाओ है, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड वाइड एक बॉडी है जो एयरक्राफ्ट के रूल्स को डिफाइन करती है। कन्वेंशंस बने हुए उसमें, जो कन्वेंशंस डिफाइन करते हैं कि ये रूल्स है, पूरे वर्ल्ड की एयरलाइंस को फॉलो करने हैं, वर्ल्ड की एविएशन अथॉरिटीज़ को फॉलो करने हैं। तो एक मॉन्ट्रियल कन्वेंशन बोलता है, उसका रूल है कि आप एयरक्राफ्ट की किसी भी सेफ्टी से रिलेटेड उसकी एंट्री एग्जिट में बैन नहीं लगा सकते, जो उसमें पाकिस्तान भी उसको फॉलो करता है, इंडिया भी फॉलो करता है। तो उसका मॉन्ट्रियल कन्वेंशन बोलता है कि अगर एयरक्राफ्ट आ रहा है, वो अगर सेफ्टी के लिए डाइवर्जन मांग रहा है, आप उसको मना नहीं कर सकते, आपको देना ही देना उसको रास्ता। तो उन्होंने उसको वायलेट किया, इंडिया ने बोला था कि हम उस पर चार्जेस लगाएंगे। उस पर क्या हुआ है कुछ नहीं पता, अभी तक कोई कुछ भी नहीं पता उस पर क्या हुआ है। लेकिन उनको मना किया, तो पायलट उसके टाइम उसने क्या किया कि नाउ ही एक्सेप्टेड कि मुझे एनकाउंटर करना है वेदर। अभी इस वेदर में ये मानो कि बहुत ही बड़ा एक मतलब लक है एयरलाइन का भी, उन पायलट्स का भी, उन पैसेंजर्स का भी। तो एयरक्राफ्ट ये बहुत ही ज़्यादा अप्रिशिएबल थिंग है कि उन पायलट्स को अप्रिशिएट करना पड़ेगा कि इतने गंदे वेदर के अंदर से भी उन्होंने पूरे एयरक्राफ्ट को सेफली लैंड कराया। ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ है ये। जिस इस सिचुएशन में एयरक्राफ्ट उतरा है, आप देखो पूरा नोज रेडोम उसका डैमेज है। तो अगर आप वीडियो देखोगे जो सोशल मीडिया पे है, उन वीडियो के इनसाइड द कैबिन, वो बहुत टेरिबल वीडियोज़ हैं। मतलब आपका ऐसा वेदर एयरक्राफ्ट को अप्स एंड डाउन पलट देता है, इतना खतरनाक वेदर होता है वो कि एयरक्राफ्ट को आप सपोज कीजिए कि मैं चल रहा हूँ, चलते चलते मुझे मैं अपने होश में नहीं हूँ, मैं मतलब अपना किसी चीज़ में किसी ख्याल में हूँ, अचानक से मुझे कोई थप्पड़ मार दे, तो सपोज करो मेरे को कितना ज़ोर से करंट आएगा, वो एयरक्राफ्ट पे आता है कि वेदर की थप्पड़ पड़ जाती है अचानक से, निकलते अचानक से एयरक्राफ्ट को फेंक देता है वेदर। इतना खतरनाक वेदर होता है। उस वेदर को इंटरप्रिटेट करके एयरक्राफ्ट ने लैंड कराया। ये बहुत एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टास्क है जो पायलट्स ने परफॉर्म किया है। तो आप देखो कि जो पायलट्स ऐसे सिचुएशन निकल सकते हैं, तो मतलब हर चीज़ के लिए ट्रेंड है हमारे पायलट्स। और इंडियन ट्रेनिंग मैं आपको बताऊं, बीइंग एज ए कैबिन क्रू, हमारी ट्रेनिंग इतनी वर्ल्ड वाइड इतनी फेमस है, हमारी मिलिट्री की भी, हमारी सिविल एविएशन की भी इतनी फेमस है ट्रेनिंग्स, कि हम बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेकर के वो माने जाते हैं कि इंडियन पायलट्स आर द सुपीरियर ट्रेन पायलट्स। एयर इंडिया के पायलट्स की ट्रेनिंग जो है बहुत टॉप लेवल की मानी जाती है, ये बहुत नेक्स्ट लेवल पायलट्स हैं। अच्छा, बट भाई फिर ये इतना बिजनेस वाइज इतनी चीज़ें और वैसे क्यों हो रहा है, फ्लाइट डिलेज और ये सब चीज़ें, मिसमैनेजमेंट, लगेज खो जाना, ये सब क्यों हो रहा है? मतलब ऐसा सिर्फ इंडिया में ही हो रहा है, बाहर भी हो रहा है, क्या चल रहा है? देखो, आप अगर बाहर की कुछ वीडियोस देखोगे ना लगेज हैंडलिंग की, इतनी गंदी वीडियोस हैं, लगेज को फेंका जा रहा है। आप ये देखो कि जितनी इमरजेंसीज बाहर होती हैं उतनी तो हमारे इंडिया में होती ही नहीं है। उतने हमारे एयरक्राफ्ट इतने बाहर किस तरीके के केसेस? जैसे मैं आपको बताऊं, अभी यूएस में और यूरोप में अभी पिछले एक हफ्ते के अंदर अंदर जो हमारा एयर इंडिया का विमान क्रैश हुआ था, उसके बाद इतने एयरक्राफ्ट इंसिडेंट हो गए हैं कि अब तो क्या पायलट्स भी एक प्रिकॉशनरी काम कर रहे हैं कि जैसे एयर इंडिया का बोइंग 787 क्रैश हो, उसके बाद हांगकांग से दिल्ली फ्लाइट आ रही थी एयर इंडिया की, सेम 787। जैसे ही एयरक्राफ्ट में कोई फॉल्ट हुआ, कैप्टन टर्न बैक, बोले मुझे वापस हांगकांग आना है। आधे 1 घंटे की फ्लाइंग कर चुका था वो, वापस से टर्न बैक किया, हांगकांग उतर गया। हांगकांग उतरते उसने एयरक्राफ्ट को ग्राउंड कर दिया कि आई विल नॉट फ्लाई दिस एयरक्राफ्ट। क्योंकि अब क्या है, वो थॉट बन गया है लोगों के मन में, पायलट्स के मन में बन गया है कि अब मैं या तो एयरक्राफ्ट एकदम कंप्लीट ओके लेके जाऊंगा, मैं किसी प्रॉब्लम के साथ एयरक्राफ्ट को फ्लाई नहीं करूंगा। तो अब आप ये देखो कि बैगेज खो जाना और फ्लाइट डिले हो जाना, ये एक बहुत ही नॉर्मल टास्क है। बैगेज खो जाना, मैं आपको बताऊं, रियल सिनेरियो बताता हूँ आपको एयरपोर्ट का क्या होता है। आप चेक इन करते हो, पीछे बैगेज बेल्ट चल रही होती है, आप यहाँ से चेक इन कर रहे हो, 10 काउंटर बाद इंडिगो चेकिंग कर रही है, 10 काउंटर बाद अकाशा चेकिंग कर रही है। सबके बैगेज सिमिलर जाते हैं, एक ही बेल्ट पे जाते हैं और एक ही हॉल में जाके बैग निकलते हैं। वहाँ पे इंडिगो का स्टाफ बैगेज सॉर्ट कर रहा है, अकाशा का स्टाफ सॉर्ट कर रहा है, या फिर एयर इंडिया का स्टाफ सॉर्ट कर रहा है। बहुत बार ऐसे केसेस होते हैं कि आपका बैग निकल तो गया काउंटर से, लेकिन उसके पास नहीं पहुँचा। रीज़न बीइंग कि बेल्ट पे कहीं ना कहीं अटक करके वो बैग फंस जाते हैं वहाँ पर। ये केसेस मेरे साथ मैंने ऑब्जर्व किए हैं ग्राउंड ऑपरेशंस के दौरान। बैग फंस जाता है, अब वो बैग फंसा हुआ है, बाकी बैग्स निकल रहे हैं आराम से, तो ऊपर बैग नहीं पहुंचा उसके पास, उस बैगेज की ऑफलोडिंग पूरी लोडिंग हो गई, जो बैगेज के पहुंचे उनकी लोडिंग हो गई, बैगेज पहुंच गए अपने डेस्टिनेशन पे। अब जो पैसेंजर उसने बोला कि मेरे पास बैगेज नहीं है, अब उस बैगेज की पूरी इन्वेस्टिगेट करती है टीम, ग्राउंड ऑपरेशंस की टीम।
तब पूरा बेल्ट इन्वेस्टिगेट किया जाता है, पूरा बेल्ट देखा जाता है, कैमरे देखे जाते हैं, तब पता चलता है बैग वहाँ फंसा हुआ है, उस बैग को वहाँ से निकाला जाता है, फिर वो बैग पहुँचता है। कई बार आपको ऐसे केसेस भी सुनने को मिलेंगे कि बैगेज पूरा डैमेज हो गया, पूरा बैगेज खुल गया, वो एक मिस हैंडलिंग होती है, स्टाफ की भी होती है, या लोडिंग, इम्प्रॉपर लोडिंग की वजह से भी होता है कि जहाज़ में टर्बुलेंस हो गया, बैग उछल गए। बड़े एयरक्राफ्ट में क्या है, जैसे आप यूएस जाते हैं एयरक्राफ्ट, लंदन जाते हैं, उनमें तो क्या है कंपार्टमेंट होते हैं बड़े बड़े, वो कंपार्टमेंट लोड होते हैं, उनमें बैग होते हैं। तो अगर एयरक्राफ्ट में टर्बुलेंस भी हो गया तो कंपार्टमेंट नहीं उछलेगा, क्योंकि कंपार्टमेंट लेवल टू लेवल होता है। लेकिन छोटे एयरक्राफ्ट जो हमारे इंडिगो एयर इंडिया में फ्लाइंग करते हैं, जो यहाँ पे डोमेस्टिक चलते हैं, उनमें तो खाली बैग ऑफ लोड किए जाते हैं, तो टेक ऑफ के दौरान, लैंडिंग के दौरान, टर्बुलेंस के दौरान बैग उछल जाते हैं, तो टेंडेंसी है कि बैग हो जाए डैमेज, उसमें एयरलाइन का कोई फॉल्ट नहीं है। और भाई फ्लाइट डिलेज का मेजर रीज़न क्या होता है? देखो, मैं आपको एक ग्राउंड के पॉइंट ऑफ व्यू से बताता हूँ डिले रीज़न का क्या होता है। सपोज़ करो मैं दिल्ली एयरपोर्ट पे ग्राउंड स्टाफ हूँ, अब मेरे पास बॉम्बे से फ़्लाइट आ रही है, जो मुझे आगे दिल्ली आने के बाद मुझे वापस वाराणसी भेजनी है। दिल्ली में लैंड होते होते वेदर हो गया, अब फ़्लाइट को होल्डिंग मिल गई, फ़्लाइट चक्कर मार रही है, उसको लैंडिंग नहीं मिल रही। एयरक्राफ्ट लैंडेड, उसके बाद बहुत बार सीन ऐसे होते हैं जो मैंने देखे हैं लाइव कैबिन क्रू के टाइम पर, कि मैं लैंड हो गया, अब मैं पार्किंग स्टैंड पे नहीं जा पा रहा हूँ, क्योंकि मेरा टैक्सी वे पूरा, मैंने T3 पे लैंड किया, मुझे T1 पे जाना है, ऑल द वे आप देख लो कितने किलोमीटर की टैक्सी है मेरे पास। तो मेरा 10 बजे की लैंडिंग में 10 बजे लैंड कर गया, मेरे को T1 पहुँचते मुझे 10:30 बज जाएंगे या 10:20 हो जाएंगे, तो मेरा ग्राउंड टाइम तो निकल ही गया मेरा सारा, जो मेरे को 30 मिनट मिले थे एयरक्राफ्ट निकालने के लिए। पहला डिले तो वैसा होता है जो आपका ऑपरेशनल डिले हो गया लैंडिंग की वजह से कुछ भी। दूसरा डिले आपका वेदर की वजह से होता है। तीसरा आपका एयरलाइन ऑप्स का डिले भी होता है। अब सपोज करो मैं स्केड्यूलिंग में बैठा हूँ, मेरे पास लास्ट मिनट को फ्लाइट खुल गई, क्रू पायलट्स होते हैं लास्ट मिनट कॉल इन करते हैं, सिक कर दिया या अनअवेलेबल हो गए, घर में कोई काम हो गया कुछ भी, या कोई इमरजेंसी हो गई, तो आपने पायलट को इन्फॉर्म किया, पायलट को फ्लाइट लगाई, मैंने पायलट को फ्लाइट के लिए मैंने कॉल किया, सर आपकी फ़्लाइट लगी है, देन यू हैव टू, देन वो जो स्टैंड बाय पायलट था वो प्रिपेयर करता है अपना। अब आप एक बार बताओ कि अगर आधे घंटे पहले अगर किसी पायलट की सिक आ गई या कॉल इन कोई इमरजेंसी लीव आ गई कुछ भी, तो मैं दूसरे पायलट को अरेंज करूँगा, अगर वो सपोज करो रोहिणी से आएगा एयरपोर्ट, तो आधे घंटे तो पहुँच नहीं सकता। वो रेडी होगा, अपने फ़्लाइट के पेपर्स रेडी करेगा, लाइसेंस रेडी करेगा, अपना फ़्लाइट बैग रेडी करेगा, तो वो पहुँचेगा कम से कम 1-1.5-2 घंटे में तो पहुँचेगा एयरपोर्ट। तो अब एयरलाइन क्या करेगी, उस पायलट के एयरपोर्ट पहुँचने के टाइम के अकॉर्डिंग, प्लस उसके बाद उसको आधा घंटा चाहिए प्लेन रेडी करने के लिए, टेक ऑफ करेंगे, उसके अकॉर्डिंग 2.5 घंटा रिवाइज करेगी फ्लाइट। उस माहौल में पैसेंजर हो जाते हैं एकदम वायरेट कि ये क्या है। और एक थ्योरी आपने सुनी होगी कि जैसे कि हम किसी एयरपोर्ट पे खड़े हैं, वहाँ वेदर ख़राब हो गया, बोलते हैं कि स्पाइस जेट तो आ रहा है, तुम्हारी फ़्लाइट क्यों नहीं आ रही है? स्पाइस जेट तो उड़ रहा है, एयर इंडिया उड़ रहा है, तुम्हारी फ़्लाइट क्यों नहीं उड़ रही है? ये भी थ्योरी है। लेकिन इसके पीछे मैं आपको टेक्निकल नॉलेज बताऊँ, इसमें ये सीन होता है कई बार कि जो एयरक्राफ्ट टेक ऑफ कर रहा है उसको किस एयरपोर्ट पे जाना है, किस एयरपोर्ट से आ रहा है। हर एयरपोर्ट की मिनिमा टेक ऑफ की लैंडिंग की अलग अलग होती है। दिल्ली की अलग है लैंडिंग की टेक ऑफ की मिनिमा, क्योंकि दिल्ली फुल कैट 3 एयरपोर्ट है। वाराणसी आप देख लो, लखनऊ देख लो, ये भी कैट 3 एयरपोर्ट है, लेकिन इनकी मिनिमा अलग है। पटना है, पटना एयरपोर्ट जो है वो शॉर्ट एयरफील्ड में काउंट होता है। पटना के लिए, पटना पे जाने के लिए हर पायलट की एक अलग से ट्रेनिंग होती है। पटना हर कोई नॉर्मल पायलट नहीं फ्लाई कर सकता पटना के लिए, क्योंकि पटना का रनवे छोटा है, तो वहाँ पे परफॉर्मेंस लिमिटेशन लगती है। फुल पावर के साथ टेक ऑफ करना होता है और लिमिटेड रनवे के अवेलेबिलिटी के साथ टेक ऑफ करना होता है। उसके लिए हर पायलट को क्वालिफाई होना पड़ता है। अलग से ट्रेनिंग चल रही है पटना के लिए? पटना के लिए ट्रेनिंग होती है, एक ट्रेनर जो होता है वो क्वालिफाई करता है अलग दूसरे पायलट को। श्रीनगर के लिए क्वालिफाई करता है, ले जाने के लिए क्वालिफाई होती है। आप कैलिकट है ना, आपने जब वो कैलिकट सुना होगा, मैंगलोर कैलिकट, वहाँ जाने के लिए अलग से क्वालिफिकेशन चाहिए होती है। हमारे इंडिया में इतने सारे एयरोड्रोम्स हैं जहाँ पे जाने के लिए अलग से क्वालिफिकेशन चाहिए होती है। आप जनरली फ्लाइंग नहीं कर सकते वहाँ जा करके आप। तो ये चीज़ है। अब आपका जो सवाल है कि ये चीज़ मतलब डिले होने का रीज़न क्या होता है, बहुत बार ऐसा होता है कि क्वालिफाइड पायलट्स नहीं मिल पाते स्टैंड बाई तुरंत अवेलेबिलिटी पे। और आप सपोज करो कि अब इस डिले का एक डायरेक्ट लिंक मैं आपको बताता हूँ कि फ़्लाइट बॉम्बे से अहमदाबाद आ रही थी जब एयर इंडिया का फ़्लाइट क्रैश हुई। अब जिस फ्लाइट को लैंड होना था उसको डाइवर्ट कर दिया गया वडोदरा में या सूरत में। उस जहाज़ की पूरी रोटेशन ख़राब हो गई उस दिन की। वो जहाज़ अहमदाबाद आता, अहमदाबाद से कहीं और जाता, कहीं और से कहीं और जाता, पूरे दिन की रोटेशन उसकी ख़राब हो गई। अब वो अहमदाबाद तो आएगा नहीं, कि वो अब अहमदाबाद जाने के लिए 3 घंटे 4 घंटे के लिए अहमदाबाद एयरपोर्ट बंद हो गया। अब उसकी पूरी रोटेशन ख़राब हो गई, वो सूरत से वापस वो उसको ओरिजिन भेजा जाएगा,
फिर ओरिजिन में पैसेंजर को उतारेंगे, फिर वो अपनी रोटेशन आगे क्रॉस करेगा, बीच के कैंसिलेशन होंगे। तो इस दौरान बहुत सारे डिले हो जाते हैं। तो ये पैसेंजर्स को नहीं समझ में आते। ये एक्चुअली ये होता है ना कि बिहाइंड द सीन्स वो ये चीज़ हो रही होती है। भाई इन जनरल थोड़ी कैबिन क्रू और पायलट की लाइफ की बात करते हैं। जैसे वो जब फ्लाई कर रहे होते हैं इंटरनेशनल कंट्रीज़ में, तो अगर कंट्री घूमनी होती है, कोई स्पेशल वीज़ा मिलता है कैबिन क्रू को उस कंट्री घूमने के लिए? कैसा रहता है? घूमना अलाउड होता है जितना भी टाइम मिलता है फ्लाइट्स के दौरान? देखो, पायलट्स और कैबिन क्रू को ऑपरेट करने के लिए किसी वीज़ा की ज़रूरत नहीं होती अपार्ट फ्रॉम यूएस। यूनाइटेड स्टेट अगर आप ऑपरेट कर रहे हैं, जैसे एयर इंडिया की फ़्लाइट जाती है, तो उसके लिए पायलट्स और क्रू को वीज़ा चाहिए। बाकी किसी भी कंट्री में ऑपरेट करने के लिए पायलट्स और क्रू को एक जनरल डिक्लेरेशन डॉक्यूमेंट होता है, वो इमिग्रेशन का डॉक्यूमेंट होता है। जिस जीडी, उसको जीडी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, उस जीडी पे ही पायलट्स एंड क्रू ऑपरेट करते हैं। पासपोर्ट कैरी करना ज़रूरी है अपना, और अपनी एयरलाइन का आइडेंटिटी कार्ड भी कैरी करना ज़रूरी है। पासपोर्ट में ना तो कोई स्टैम्प लगती है उसकी कि वो आज सपोज करो अहमदाबाद से लंदन फ्लाइट जा रही थी, किसी के पास लंदन का वीज़ा नहीं था, ना पासपोर्ट को स्टैम्प थी, उनके पास जनरल डिक्लेरेशन था। उस जनरल डिक्लेरेशन पे आप इमिग्रेशन क्रॉस कर लेते हो, उसी जनरल डिक्लेरेशन पे आप कस्टम क्रॉस कर लेते हो, और वहाँ आपने ऑपरेट किया अहमदाबाद से लंदन। लंदन लैंड करने के बाद आपको उसी जीडी पे एग्जिट मिल जाता है एयरपोर्ट से। एक कॉपी आप अपने साथ कैरी करते हो, एक फोल्डर होता है जिसमें एक कॉपी कैबिन क्रू कैरी करती है, एक कॉपी पायलट्स कैरी करते हैं। तो पायलट्स के पास वो कॉपी रहती है, उसी कॉपी पे आप रिटर्न भी आते हो। जब आप ओरिजिन से आप निकले हो किसी भी डेस्टिनेशन के लिए, इंटरनेशनल डेस्टिनेशन के लिए, उस पर आप जाते हो, उसी पे आप रिटर्न आते हो, और आप जीडी का उसको, वो जीडी आपके बाहर घूमने के किसी कोई रोल नहीं आती। अगर आप कंट्री में एयरपोर्ट पे एग्जिट कर चुके हो, देन यू आर फ्री टू रोम। क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, आप एयरपोर्ट पे आप चले गए, आपने सपोज करो सिंगापुर चले गए, सिंगापुर आपने एयरपोर्ट में आपने इमिग्रेशन क्रॉस कर लिया, कस्टम क्रॉस कर लिया, आप चले गए अपने होटल, उसको तो आपको कोई पूछने वाला ही नहीं है कि आपका पासपोर्ट है, कि आपका कार्ड है, क्या है। सही बात है। ऑन एन एवरेज एयरक्राफ्ट की रोटेशन के अकॉर्डिंग आपको टाइम मिलता है। अच्छा, कितना टाइम होता है? बेसिकली ये मानिए कि अगर उस डेस्टिनेशन पे 7 डेज अ वीक फ्लाइट चल रही है, तो मोटा मोटी मुझे 22 से 23 घंटे का लेबर मिलता है। मैं आज जाऊँगा, कल वापस आऊँगा उस फ्लाइट से ऑपरेट करके, तो मुझे 22-23 घंटे मिलेंगे। अगर मेरी फ्लाइट जो ऑपरेट कर रहा हूँ वो वीकली चलती है, या वीक में 3 बार चलती है, एक दिन छोड़ के एक दिन चलती है, तो मुझे आप देखिए 1 दिन एक्स्ट्रा मिल गया लेबर का। अगर वीक में एक ही बार है तो मैं एक बार जाऊँगा और अगले हफ्ते वापस आऊँगा। तो ये बेसिकली एयरक्राफ्ट की रोटेशन पे डिपेंड करता है। और भाई पायलट जो बड़ी एक्सटेंसिव फ्लाइंग करते हैं कि भाई कि आए कभी लंदन जा रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं, जिनको रेस्ट नहीं मिल पाता, तो उस चीज़ का भी ध्यान रखती है एयरलाइंस की भाई अभी और इस दौरान पायलट्स कुछ, जैसे रनवे मूवी आई थी उसमें बंदा वो फिर भी फ्लाई करता है क्योंकि वो सोया नहीं होता, तो ऐसा होता है कि पायलट्स करते हैं फिर भी बिल्कुल छुपाते हैं ये चीज़? नहीं, एक्चुअली क्या है, आप पायलट का रोस्टर बनता है मंथली, जैसे हमारा कैलेंडर होता है, पूरे महीने की तारीख होती है, वैसे ही पायलट्स को और क्रू को रोस्टर दिया जाता है उनके हर महीने का कि आपकी ये फ्लाइट ड्यूटीज़ है। तो उस रोस्टर में, वो रोस्टर डिज़ाइन ही ऐसे होता है पर्टिकुलर एफडीटीएल लिमिट्स के साथ। एफडीटीएल होता है फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशंस, जो इनका एक रूल्स बना हुआ है कि इस मिनिमम रेस्ट के बिना आप फ्लाइट पे नहीं जा सकते। बेसिकली हमारा इंडियन रूल कहता है कि कैबिन क्रू या पायलट जो भी हो, एक अपनी ड्यूटी खत्म करने के बाद दूसरी ड्यूटी पे जाएंगे तो बीच में 12 घंटे का रेस्ट होगा उनका। अच्छा, सपोज करो आज मैं फ्लाइट से आया, मैं 8 बजे आ गया, दिल्ली लैंड कर गया, 8 बजे लैंड करने के बाद मेरी ड्यूटी खत्म हो गई, आधा घंटे बाद 8:30 बजे मेरी ड्यूटी खत्म हो गई, मैं पूरी फ्लाइट से फ्री हो गया अपनी ड्यूटी से। मुझे 45 मिनट अलग से ट्रांसपोर्ट के मिलते हैं। मुझे कैब आती है घर छोड़ने के लिए, तो मुझे कैब के अलग से, इरेस्पेक्टिव ऑफ कि आप नोएडा रहते हो, गाजियाबाद रहते हो, फरीदाबाद रहते हो, गुड़गांव रहते हो, आपको 45 मिनट स्टैंडर्ड टाइम मिलता है। तो आपको 45 मिनट का टाइम मिला, 45 मिनट बाद में आपका रेस्ट शुरू हो गया। सपोज आपने 8 बजे फ्लाइट पार्क करी, 8:30 बजे आपको ड्यूटी से फ्री हो गया। 8:30 बजे बाद आप 9:15 तक आपका ट्रांसपोर्टेशन टाइम फ्री हो गया। 9:15 से आपका रेस्ट पीरियड शुरू हो गया। अच्छा, अब 9:15 के बाद आप 12 घंटे आपके पास क्लियर होने चाहिए। सुबह 9:15 तक आपके पास रेस्ट है, पूरा फ्री रेस्ट है, नो कम्युनिकेशन कुछ भी नहीं कंपनी से। 9:15 के बाद आप फिर से ड्यूटी के लिए लायबल हो, मतलब लीगल हो। तो ये 9:15 पे मतलब आप फ्लाइट में होने चाहिए हो, या इसके बाद आप घर से निकलोगे फिर एयरपोर्ट पहुंचोगे तो 11 बजे आप फ्लाई करोगे? ये टाइम आपका है कि आपको दोबारा ट्रांसपोर्ट शुरू हो सकता है। ओके, 45 मिनट, मतलब ये मानिए कि 9:15 के, अगर मैं रात को 9:15 में ट्रांसपोर्ट शुरू हो रहा है तो मैं सुबह 10 बजे की रिपोर्टिंग कर सकता हूँ, 11 बजे का टेक ऑफ ले सकता हूँ मैं। पर इस केस में बंदे बोलते होंगे कि भाई मेरा फिर भी कुछ होंगे जो बोलते होंगे कि रेस्ट पूरा नहीं हो पाया या मैं कर नहीं पाया, कई फैमिली ओकेजन था, कुछ था, तो उस केस में क्या होता है? लीव मिल जाती है फिर, या मतलब फ्लाइट? हर पॉलिसी एयरलाइन की होती है, लीव की पॉलिसी होती है, फ्लेक्सी फ्लाई का ऑप्शन भी होता है एयरलाइन में कि आप जैसे नई कैप्टन्स होती हैं, जो मैटरनिटी लीव पे जाती हैं, मैटरनिटी लीव से वापस आती हैं, तो उनको फ्लेक्सी
फ्लाइंग का ऑप्शन मिलता है कि 15 दिन फ्लाइंग करो, 15 दिन छुट्टी, अच्छा, ये उनको मिलता है। एक फ्लेक्सी फ्लाई होता है कि आप लेओवर पे नहीं जाओगे, आप डे रिटर्न ही करोगे सारी। आप दिल्ली बॉम्बे दिल्ली, दिल्ली जयपुर दिल्ली, दिल्ली लखनऊ दिल्ली, ऐसे डे रिटर्न फ्लाइट्स होती है। बेसिकली फ्लाइट का सेगमेंट होता है डे रिटर्न एंड लेओवर। डे रिटर्न मतलब आप घर से निकले सेम डे घर आ गए वापस। लेओवर मतलब कहीं चले गए दूसरे स्टेशन में आप ओवरनाइट स्टे करोगे, अगले दिन वापस आओगे। 2 सेगमेंट होते हैं। तो फ्लेक्सी फ्लाई का ऑप्शन कंपनी देती है। अब आपकी बात जैसे कि आपने बोला कि मिनिमम रेस्ट होता है, मैं रात को 8:30 बजे अब लैंड कर गया, मैं 8 बजे लैंड किया, 8:30 मैंने कैब पकड़ ली। अब मुझे सपोज करो कि मैं रहता हूँ फरीदाबाद, आपको लगता है प्रैक्टिकल कि मैं 9:15 तो घर पहुँच जाऊँगा? 8:30 से 9:15 पहुँच ही नहीं पाऊँगा, ट्रैफिक कंडीशन इतनी होती है। मैं पहुँचा 9:30 10 बजे तक। तो इन हर चीज़ों का आपके लैंडिंग टाइम, आपका जो उस टाइम का ट्रैफिक का क्या एक्सपेक्टेशन रहेगी, उसके सबको अकाउंट में रख करके रेस्ट दिया जाता है। आपका जो मंथली रोस्टर प्लान होता है, आपका कभी मिनिमम रेस्ट पे प्लान नहीं होता, मैक्सिमम पे। और एयरलाइन का कल्चर भी ऐसा है कि जैसे अभी रिसेंटली एयर इंडिया का कल्चर बहुत हाईलाइट हुआ है कि जैसे क्रैश हुआ तो सबसे पहले स्केड्यूलिंग खुली एयरलाइन की कि आप स्केड्यूल कैसे कर रहे हो पायलट्स को। क्या आपका कल्चर है कि आप नाइट ही फ्लाइंग करवा रहे हो? क्या आपका कल्चर है कि आप अर्ली मॉर्निंग ही फ्लाइंग करवा रहे हो? तो आपका जो रोस्टर होता है पायलट्स का और कैबिन क्रू का, वो रोस्टर ऐसा आता है कि उसमें इक्वल अमाउंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होता है। इक्वल मॉर्निंग फ्लाइट्स, इक्वल नाइट फ्लाइट्स, इक्वल आफ्टरनून, तो इक्वल इंटरनेशनल लेवर, सब कुछ कंपनी होती है पीयर पे पैरिटी बोलती है इसको। पीयर पे पैरिटी का मतलब होता है कि हम आपको इक्वल राइट्स देंगे। आपका 70 घंटे का कॉन्ट्रैक्ट है कंपनी के साथ फ्लाइंग करने का, तो 70 घंटे में आपको बराबर फ्लाइट डिवाइड की जाएंगी। तो यही होता है। मिनिमम रेस्ट कभी बहुत रेयर केसेस में होता है डे टू डे ऑपरेशंस में कि आपको मिनिमम रेस्ट पे कभी फ्लाइंग करना पड़ जाता है, रेगुलर ऐसा नहीं होता है। और भाई पैसेंजर्स भी इंडिया के बड़े बदनाम है कि कुछ कुछ हरकतें कर देते हैं फ्लाइट में उड़ते हुए, बट आपके पास कुछ ऐसे केसेस भी हैं कि इंडिया के बाहर कुछ किसी ने करा हो या फिर फॉरेनर ने जैसे आप कुछ बता करा रहे थे हो? बाहर बहुत ज़्यादा लोग पागल हैं। आप ये देखो कि मैं आपको सबसे पहले इंडिया का केस बताता हूँ। इंडिया में हमारे यहाँ एक स्ट्रिक्ट रूल है कि अगर आपने क्रू से या एयरपोर्ट पे कोई बदतमीजी कर ली, स्ट्रेट अवे CISF आएगी, आपको अरेस्ट कर लेगी, फिर आपको लोकल पुलिस में आपकी FIR हो जाती है। एक आपने केस सुना होगा, पिछले साल का केस है, न्यू ईयर का शायद 14 जनवरी का केस है, 14 जनवरी 2025 का केस है। आप गूगल करना, आपको पता गोवा चलेगा। में जिसने दिल्ली से गोवा की फ्लाइट थी, पैसेंजर ने आके थप्पड़ मार दिया पायलट को थप्पड़ मारा था। वीडियो वो भी तो है। बहुत वो पायलट को थप्पड़ मारा था। एक्चुअली वो हिट हुआ था, थोड़ा सा हिट हुआ था, लेकिन वो आ तो गया, केस में थप्पड़ आ गया। उस पैसेंजर को वहीं ऑफलोड किया गया, CISF को रिपोर्ट किया, CISF ने उस पैसेंजर को उतारा और लोकल पुलिस में उसकी FIR की गई। तो ये बहुत ही रेयर केस हो गया कि पायलट को थप्पड़ मार दिया। और क्रू से बदतमीजी के भी बहुत केसेस आते रहते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमारे इंटरनेशनल फ्लाइट्स होती हैं जहाँ पे जैसे मैंने फेस किया है कि हम दिल्ली से सिंगापुर जा रहे हैं, तो हमने टेक ऑफ करने के बाद हमारी सर्विस शुरू हुई, हमने लिख कर सर्विस शुरू कर दी, बियर दे रहे हैं, पैक दे रहे हैं सबको। तो कंपनी की पॉलिसी की 2-2 पैक 60 ml सबको देने, आपको दे दिए। आपकी सर्विस खत्म होने आती तो कोई ऐसा भाईचारे वाला बंदा 2-2 एक और, हाँ। मतलब होता है क्रू अभी और जेस्चर दे देता है, ठीक है, आपको पता थोड़ी होता कि ये पीने के बाद एकदम हीट हो जाएगी इसको, तो आपने दे दिया, किसी ने और मांग ली, दे दिया। तो सपोज होता है ना, किसी को बोलता है जल्दी चढ़ जाती है उसको। तो कई बार ऐसे कि मेरी फ्लाइट में ऐसे केस हुए हैं कि किसी को चढ़ गई और सरदार जी आए पीछे और डांस कर रहे हैं, बल्ले बल्ले कर रहे हैं और क्रू को हाथ में हाथ ऐसे डाल रहे हैं। तो वो ऐसे बहुत ही मतलब कैजुअल इंसिडेंट होते हैं। अच्छा जी, हाँ, एंजॉय चल रहा है अंदर। मेरे साथ हुआ है कि आए बोले पाजी और मिलेगी क्या, तो मैंने कहा सर लिमिटेशन इतनी है, अभी हम खाना देंगे तो आप बैठ जाइए सिर्फ। अरे पाजी आओ यार, थोड़ा बांगना करते हैं, थोड़ा मतलब बल्ले बल्ले करते हैं, ये चीज़ हुई है। तो उसके लिए आपको क्या है कि आप बहुत ही कैजुअल वे में, बहुत ही पॉलाइट वे में आप पैसेंजर को बोलते हो कि सर आप प्लीज़ टेक योर सीट। ये इंसिडेंट रिपोर्ट नहीं होते हैं, ऐसे इंसिडेंट है। अभी आपने एक इंसिडेंट भी बहुत हाईलाइट हुआ है कि इंडिगो की फ्लाइट का इंसिडेंट है, जब एक हमारे कॉमेडियन है, उनका मेरे को नाम समझ नहीं आ रहा, क्या है नाम याद नहीं आ रहा, जिन्होंने अर्नब गोस्वामी फ्लाइट पर ट्रैवल कर रहे थे। हाँ, कुणाल कामरा जी फ्लाइट पे थे। तो अर्नब गोस्वामी उस फ्लाइट पे फर्स्ट रो बैठे हुए थे। उन्होंने उसको फेस टू फेस एनकाउंटर किया और बहुत कुछ उनकी कन्वर्सेशन चल रही थी। अर्नब गोस्वामी तो एकदम साइलेंट बैठे थे और वो उनसे बोले जा रहे थे। कैबिन क्रू का भी, क्योंकि वो फर्स्ट रो पे थे, उसी फर्स्ट रो पे वहाँ बैठे थे वो, तो वहाँ पे वो एनकाउंटर कर रहे थे, उनको तो बातचीत कर रहे थे। तो फ्लाइट में होता है ना कि फिर वो चीज़ होती है कि कैबिन क्रू अपनी सर्विस नहीं कर पा रही है, तो वो एक फिर होता है कि अनरूली पैसेंजर में काउंट होता है। अनरूली मतलब एक पैसेंजर जो डे टू रेगुलर ड्यूटीज़ को हैम्पर कर रहा है क्रू की, वो अनरूली पैसेंजर कहलाता है। उस फ्लाइट में पायलट ने भी अनाउंसमेंट की थी कि जो भी कॉन्वर्सेशन चल रही है आप प्लीज़ इसको आफ्टर लैंडिंग इसको कंटिन्यू कीजिएगा, अदरवाइज़ मुझे फ्लाइट डाइवर्ट करनी पड़ेगी। तो फिर और पैसेंजर्स ने भी उसको बताया कि सर प्लीज़ बैठ जाइए, फ्लाइट डाइवर्ट होगी। ऐसे वो बैठे, उसके बाद
उसके बैठने के बाद भी उसका चल रहा था, बैठने के बाद भी फ्लाइट अपने डेस्टिनेशन पे लैंड हुई, उसके बाद कैप्टन आया बीच में, कैप्टन आके कैप्टन ने दोनों को बोला, लेकिन वो अल्टीमेटली दोनों के क्लैशेज ऐसे थे कि वो पॉलिटिकल व्यूज़ थे उनके, तो वो अल्टीमेटली फ्लाइट लैंड होगी। बैन कर दिया ना उनको इंडिगो ने फिर इसके हाँ, कुणाल कामरा को शायद बैन किया था, इंडिगो नहीं, एयर इंडिया ने बैन किया था। ये एयर इंडिया की फ्लाइट में हुआ था? नहीं, ये इंडिगो की फ्लाइट में हुआ था, तो एयर इंडिया ने भी एयर बैन? इंडिया ने बैन कर दिया। अच्छा, तो ये चीज़ हुई थी कि इंसिडेंट इंडिगो में हुआ था, एयर इंडिया ने बैन क्यों किया? वो एक जनरल पैसेंजर पॉइंट ऑफ व्यू से बैन था, तो वो हो सकता है पॉलिटिकल व्यूज़, कुछ भी हो सकता है। इंटरनेशनल मैं आपको बताऊँ, इंटरनेशनल लेवल पे तो ऐसे ऐसे पैसेंजर्स निकलते हैं कि आप अज्यूम ही नहीं कर सकते। भाई कुछ फॉरेनर्स का बताओ, फॉरेनर्स कैसी हरकतें करते हैं? एयर इंडिया की दिल्ली से लंदन की फ्लाइट पे एक फॉरेन पैसेंजर ने कैबिन क्रू को थप्पड़ मारा था, क्यों? ड्रंक। अच्छा, लड़की फीमेल पैसेंजर थी और मेल पैसेंजर को थप्पड़ मारा था कि वो ड्रंक थी और वो लंदन जा रही थी। इमीडिएटली लंदन लैंड होने के बाद उसको अरेस्ट किया गया, वहाँ पर रिटर्न कंप्लेंट हुई और वहाँ पे फिर उसके एफआईआर वगैरह हुई। तो ये केस है कि मतलब आप देखो, अल्कोहल का इन्फ्लुएंस में लोग पागल हो जाते हैं, नहीं झेलती तो चढ़ जाती है, तो फिर वो इधर उधर फालतू के काम करते हैं। अगर क्रू रोकेगा, क्रू का काम है रोकना, क्रू रोकेगा तो वो ऑफेंसिव हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। अभी रिसेंटली 4 दिन पहले एक वीडियो आया है वियतनाम का, वियतनाम में एक थाई एयरलाइंस का, थाई एयरवेज का, थाईलैंड का वीडियो है, जिसमें एक पैसेंजर है, बहुत ओबीस पैसेंजर है, मोटा पैसेंजर है, वो अपनी सीट पे बैठा है, मिडिल सीट पे। किसी पैसेंजर को विंडो लेनी है अपनी, आयल पे पैसेंजर बैठा है, मिडिल पे वो बैठ गया, विंडो का पैसेंजर आया, उसको जाने के लिए जगह नहीं मिली, क्योंकि उसने, यार छोटे जहाज़ में इतनी तो बस के बराबर तो स्पेस ही होता है। सही बात है। उसको जाने के लिए जगह नहीं मिली, उसने बोला कि आप साइड हो जाओ। अब वो भी पैसेंजर की बात भी सही, उसने बोला कि मैं कैसे हूँगा, आप चले जाओ। उस बात पे उनकी हो गई तो मैं क्रू ने इन्वॉल्व किया उस बात पे, उस पैसेंजर ने ओबीस पैसेंजर को हिट कर दिया। अभी रिसेंटली 4 दिन पुरानी बात है ये, थाई एयरवेज की, हिट कर दिया। तो अब ये जैसा हिट वाला केस हो गया ऑन ग्राउंड, तो आपको पैसेंजर को ऑफलोड करना ही करना है, ये यूनिवर्सल रूल है। अगर आपके हाथापाई हो गई तो आप पैसेंजर को उतारोगे, आप लेके ही नहीं जाओगे। सिक्योरिटी आई, लोकल सिक्योरिटी, उन्होंने बाकायदा, यूट्यूब पे आप वीडियो देखोगे, इंस्टाग्राम पे वीडियो देखोगे, ये है उस पैसेंजर को गैली में बेचारे को खींच के लेके जा रहे हैं हाथ से, वो भी इस पैसेंजर को, मोटे पैसेंजर को बेचारे को गैली में खींच रहे हैं हाथ से, वो बेचारा ऐसे हाथ से लेके जा रहा है, उसके कपड़े वपड़े पूरे दिख रहे हैं, पूरी बॉडी दिखने लगी, उसको ऐसे घसीट के लेके गए। अरे भाई साहब, ये यूएस में अभी मैं आपको, अगर आप देखोगे ना, इतने केसेस हैं। अभी रिसेंटली कुछ केस हुआ था, कोई तो भी एयरलाइन है यूएस की, मेरे को एयरलाइन का नाम याद नहीं आ रहा, यूएस है, यूनाइटेड है कोई तो भी, जिसके अंदर पैसेंजर ने एक पैसेंजर के ऊपर चढ़ के, सीट के ऊपर चढ़ करके उस पर जो हाथ मारे हैं उसके ऊपर, भयंकर थप्पड़ मारे उसके। पैसेंजर अगले, मतलब ये था कि विंडो शेड डाउन करने के, दिन में फ्लाइंग कर रहे थे वो, तो उस टाइम पे सूरज की रोशनी आ रही थी। उस पैसेंजर ने बोला, वो हेडफोन लगा के वो मूवी देख रहा था, तो बगल, मैं बीच में बैठा हूँ, आगे वाले की विंडो से मुझे थोड़ा रिफ्लेक्शन आ रहा था, तो उसने बोला उसको कि आप विंडो शेड डाउन करो, उसने मना कर दिया। को होता है ना कि मतलब वो हो जाता है कि यार ईगो आ जाता है कि मैं तो नहीं करूँगा। भाई वो अपनी सीट पे खड़ा हुआ पैसेंजर, उसने पैसेंजर के सर पे जो कोनियाँ मारी, कोनियाँ मार रहा है, अरे भाई, कोनियाँ मारी और मुंह पे मार के आप देखोगे यहाँ पे नाक से आँख के पास से खून आ गया उस पैसेंजर के। उस मोमेंट पे क्रू आता है बीच में, और इस लेवल पे एक क्रू का एक प्रोसीजर है, क्रू के पास एक रिस्ट्रेन डिवाइस होता है। जैसे एक आपने देखा है, अभी कभी हम घर में कोई सामान मंगाते हैं तो एक रस्सी आती है प्लास्टिक की, उसमें हम डाल के उसको स्ट्रेच कर देते हैं, तो वो लॉक हो जाती है। वो दो के 2 सेट होते हैं, 4 सेट होते हैं, 4 डिवाइस होते हैं क्रू के पास। अगर ऐसा पैसेंजर है तो आप उसको रिस्ट्रेन कर सकते हो हाथ पीछे करके। अच्छा, उस केस में जिसने पैसेंजर मारा है उसको पकड़ के गैली में लेके आए हैं वो बाकायदा दूसरे पैसेंजर की हेल्प से, और उसके हाथ पीछे करके रिस्ट्रेंट किया उसके हाथ को, और पीछे की सीट पे बिठाया और बेल्ट बांधा है उसको सिक्योर किया है। यार ये तो ऑफेंसिव हो गया ना। सही बात है। इस तरह उसको सिक्योर किया है। उसके बाद उस लैंडिंग होने के बाद, मतलब डाइवर्ट नहीं हुआ इस केस में एयरक्राफ्ट, लैंडिंग होने के बाद स्ट्रेट अवे सिक्योरिटी आती है, उस पैसेंजर को उठा के लेके जाती है साथ में वहाँ से। अरे ये केसेस हैं फॉरेन में। भाई अंग्रेज तो बहुत चटक है। इंडिया में फॉर्चुनेटली ऐसे केस नहीं होते, और आज तक तो नहीं हुए हैं कि मार धाड़ हो गई फ्लाइट में, ये केस हो गया। हाँ, बट ये होता है कि तू में बहसबाजी हो जाती है, क्रू को लेकर भी हो जाती है, कई बार पैसेंजर क्रू की भी हो जाती है कि यार, कई बार आपने इंडिया में अभी रिसेंटली केस हुआ है कि जिसमें क्रू ने पैसेंजर पे चिल्लाया, क्योंकि पैसेंजर अपनी एक क्रू पे सर्विस के नाम पे चिल्ला रहा था, तो उसकी इंचार्ज आई बीच में, देन उसने उस पर डबल शाउट किया कि आप इस तरह से क्रू से बात नहीं कर सकते। तो एट अ टाइम समटाइम आपको डिफेंड भी करना होता है अपनी क्रू मेंबर्स को, तो ये होता है। बट ये मार काट वाला सीन तो इंडिया में कभी नहीं हुआ यार। हाँ, इस लेवल का तो नहीं है कि तुम्हें घसीट के जाना पड़ रहा किसी पैसेंजर को ऐसे। इंडिया में तो ऐसा सीन कभी नहीं हुआ, और यूरोप में, यूएस में तो बहुत फ्रीक्वेंट होते हैं, क्योंकि वहाँ पे एयर ट्रेवल बहुत कॉमन है। यूएस में आप सपोज करो कि रेल ट्रेवल नहीं है,
ना के बराबर है, बहुत ही कम है। ये रेल नेटवर्क नहीं है वहाँ पर। हमारे यहाँ पे रेल नेटवर्क भी अच्छा है और एयर ट्रैवल भी इतना ज़्यादा हाइक हो रहा है, वहाँ पे बहुत कॉमन है। वहाँ पे आप देखोगे इंडिया में और यूएस में ये फ़र्क है कि इंडिया में 2 या 3 ही एयरलाइन है, यूएस में 8-10 एयरलाइंस है और सब एयरलाइन बहुत टॉप और अच्छी फ्लीट के साथ ऑपरेट कर रही है। तो वहाँ पर बहुत कॉमन है लोगों के लिए, और ये इंसिडेंट भी बहुत कॉमन है क्रू के लिए, मार धाड़ करना, ये सब करना बहुत फ्रीक्वेंट होता भाई ओवरऑल जैसे क्रू, काफ़ी केबिन क्रू के साथ हमने भी पॉडकास्ट करा है, और ऐसे केबिन क्रू को ना थोड़ा सा इन अ वे, मतलब ऑफेंड मत लेना, पर डिसरिस्पेक्टफुल वे से देखा जाता है कि ये तो बस फैंसी वेटर्स हैं, या बस इनका काम तो सर्व करने का ही है, मेन तो पायलट ही है। पर आप कैबिन क्रू रहे हो तो आप ट्रेंड भी हो उस चीज़ में, तो आप थोड़ा बताओ कि उनकी लाइफ कैसी होती है और कैसे डिफरेंट होती है, और क्या क्या काम जो लोगों को नहीं पता वो भी कैबिन क्रू के होते हैं, या किस किस चीज़ में वो ट्रेंड होते हैं। भाई मैं आपको बताऊं कि ये मेंटालिटी सिर्फ इंडिया में ही नहीं, सब जगह है कैबिन क्रू को देखते हुए कि लोग बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं कैबिन क्रू की तरफ। हमारे इंडिया में तो मतलब है ऐसा कि लोग कैबिन क्रू, फीमेल कैबिन क्रू को देख के अट्रैक्ट हो जाते हैं। बट मैं आपको बताऊं, जितना एयरक्राफ्ट को सेफ फ्लाई कराना पायलट की जिम्मेदारी है, उतना ही सेफ ऑपरेट करना कैबिन क्रू की भी जिम्मेदारी है। कैबिन क्रू एक ऐसा है, मतलब आप देख रहे हैं ना कि मतलब सामने तो मेजर लीड कर रहा है पायलट, लेकिन पीछे जो उसकी वो है टोली है, आर्मी, वो तो कैबिन क्रू की है ना यार, आर्मी है जो कैबिन क्रू की है, वो उस एयरक्राफ्ट को, पैसेंजर को सेफ फ्लाई करवा रही है। तो अभी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, पायलट है ना, पायलट की स्ट्रेट जिम्मेदारी होती है सिर्फ एयरक्राफ्ट की, कि मैं इस एयरक्राफ्ट को इस पॉइंट ए से पॉइंट बी सेफ पहुँचा दूँ। अगर वो एयरक्राफ्ट को सेफ ऑपरेट कर लेगा तो पैसेंजर तो ऑटोमेटिक सेफ है। तो पायलट कभी भी पैसेंजर पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचते। मतलब बहुत रेयर केस में होता है कि पायलट, मतलब मैंने ऐसे पायलट्स भी देखे हैं एयरलाइन में रह करके, मैं स्केड्यूलिंग में रह करके, कि बेचारे पायलट्स खुद बाहर आकर के पैसेंजर को सर्व कर रहे हैं। मतलब ग्राउंड पे बता रहा हूँ, ऑन ग्राउंड डिले हो गया, डाइवर्ट हो गया, तो पैसेंजर खुद बाहर आ रहे हैं और क्रू की हेल्प कर रहे हैं, उनको समझा रहे हैं। ऐसे भी पायलट्स हैं। बट ऑन एवरेज डेली बेसिस पे कभी पायलट पैसेंजर से इन्वॉल्व नहीं होता। उसको मतलब ही नहीं कि कैबिन में क्या चल रहा है क्या नहीं, उसको बस एयरक्राफ्ट से मतलब है कि मैं इस एयरक्राफ्ट को यहाँ से वहाँ सेफ पहुँचा दूँ। मेरा एयरक्राफ्ट सेफ है, मेरे पैसेंजर क्रू ऑटोमेटिकली सेफ है। क्रू की जिम्मेदारी ये होती है कि एयरक्राफ्ट का कैबिन के साथ साथ मेरे पैसेंजर पूरे कंफर्ट में रहें। आप देखोगे क्रू की ट्रेनिंग, जब कैबिन क्रू कोई लड़की एज ए कैबिन क्रू प्रोफाइल में जॉब करती है, ज्वाइन करती है एयरलाइन को, तो सबसे पहले स्ट्रेट 3 मंथ्स की उनकी ट्रेनिंग होती है। 3 मंथ्स में वो ट्रेनिंग करते हैं। सबसे पहले उनकी ट्रेनिंग होती है सेफ्टी की ट्रेनिंग, सेफ्टी एंड इमरजेंसी प्रोसीजर्स होता है। जिस एयरक्राफ्ट को वो फ्लाई करेंगे उस एयरक्राफ्ट की पूरी सेफ्टी और इमरजेंसी ट्रेंड होते हैं वो, कि और हर तरह की इमरजेंसी के लिए ट्रेंड होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर किसी पैसेंजर को हार्ट अटैक आ गया, उसको कैसे 35,000 फीट पे क्योर करना है, इसकी भी ट्रेनिंग मिलती है उनको। अगर ऑन बोर्ड कोई प्रेग्नेंट लेडी ट्रैवल कर रही है, तो अगर इन केस होगा लेबर पेन हो गया किसी भी केस में, उसको कैसे अटेंड करना है। इवन केसेस हुए हैं हमारे इंडिया में, एयर इंडिया फ्लाइट पे हो गए, इंडिगो फ्लाइट पे रिसेंटली पिछले 1 साल में 2-3 केस हो गए। ऑन बोर्ड डिलीवरी हुई है, अच्छा, और क्रू ने करी है डिलीवरी, सक्सेसफुल डिलीवरी करी है। ट्रेंड होती है उस चीज़ के लिए। तो अब आप देखो कि डिलीवरी के लिए ट्रेंड हो गए, पैसेंजर को हार्ट अटैक आ गया उसके लिए ट्रेंड हो गए, किसी भी तरह की आज मुझे हेडेक हो जाता है तो मैं सोचता हूँ कौन सी दवाई लूँ, मैं मेडिकल पर चला गया, डॉक्टर के पास चला गया। फ्लाइट में अगर आपको हेडेक हो गया, आपको वॉमिट हो गई, आपका पेट खराब हो गया, आपको हार्ट पेन हो रहा है, चेस्ट पेन हो रहा है, कोई भी पेन हो रहा है, हर एक मतलब प्रॉब्लम के लिए क्रू आपको दवाई दे देगी, क्योंकि वहाँ पे मेडिकल बॉक्स होता है, मेडिसिन बॉक्स होता है। उस मेडिसिन बॉक्स में क्या दवाई होती है अंदर, क्रू को पहले से पता होता है। क्रू उस चीज़ के लिए ट्रेंड होती है, वो दवाइयों के नाम ही क्रू को याद होते हैं कि कौन सी दवाई किस टाइम पे देनी है। अगर सपोज करो कि पैसेंजर को वॉमिट हो गई, पैसेंजर इनकॉन्शियस हो गया, उसको कैसे रिकवर करना है, कैसे उसको उस पूरी एरिया को कॉर्डन ऑफ करना है, उसके लिए क्रू ट्रेंड होती है। अभी आपने रिसेंटली एक कोई केस सुने होंगे कि बहुत सारे फ्लाइट्स पे फ्रीक्वेंट बॉम्ब थ्रेट कॉल्स आ रही थी इंडिया में। जेद्दा में फ्लाइट खड़ी है, सऊदी में फ्लाइट खड़ी है, यूएस में फ्लाइट पे वो बहुत सारी फ्रीक्वेंट, पिछले साल की बात है, एक कंटिन्यूस स्ट्रेच 30 डेज के स्ट्रेच में कम से कम भी नहीं करते 100 से ज़्यादा बॉम्ब थ्रेट कॉल्स थी। अभी लेटली भी हो रहा है, अभी भी हो रहा है, रिसेंटली भी हो रहा है। तो उस बॉम्ब थ्रेट कॉल पे एक प्रोसीजर होता है पायलट्स का और क्रू का। अगर बॉम्ब थ्रेट आ गया तो बॉम्ब थ्रेट 2 तरह के होते हैं, एक स्पेसिफिक और नॉन स्पेसिफिक। अगर स्पेसिफिक है कि एयरक्राफ्ट के सीट नंबर 28 के ऊपर ओवरहेड बिम में बॉम्ब रखा है, तो उसका एक अलग प्रोसीजर है। उस पर फिर क्रू क्या करता है, वहाँ से उसके लिए प्रॉपर क्रू ट्रेंड होता है कि सबसे पहले उस एरिया को खाली करवाएगा, फिर उसके आसपास के बैगेज को खाली करेगा, फिर जिस जहाँ पे उसको स्पेसिफाई किया है कि कहाँ पर
बॉम्ब रखा है उस एरिया को चेक करेगा कि वो एंटी लिफ्ट है नहीं है। अगर उसको उसके बाद उसको वहाँ से उस आइटम को चाहे बॉम्ब हो या ना हो उसको वहाँ से उठा करके हमारा जो एयरक्राफ्ट होता है उसका एकदम पीछे का लास्ट का राइट साइड का डोर जो होता है वहाँ पे प्रोसीजर होता है कि उसको LRBL पोजीशन बोलते हैं, लीस्ट रिस्क बॉम्ब लोकेशन। उस डोर का मिड पार्ट जो होता है वो LRBL पॉइंट होता है। तो उस मिड पॉइंट तक आपको उस बॉम्ब को लाके उस ऑब्जेक्ट को लाके प्लेस करना है। उसके नीचे का बेस बनाती है क्रू, उसके ऊपर क्रू उसको ऑब्जेक्ट को रखती है, फिर उसके ऊपर बेस बनाती है, उसको फिर ढका जाता है, उसको गीले पानी डाला जाता है, उस पर गीली कंबल करके डाली जाती है। पूरा प्रोसेस है, उस पूरे प्रोसेस के लिए क्रू ट्रेंड होता है। अगर एयरक्राफ्ट टेक ऑफ हो गया, टेक ऑफ होने के बाद इंजन फेल हो गई, जो जैसे एयर इंडिया 171 में हुए, इंजन फेलियर हो गया, सपोज करो, जो इस केस में भी हो सकता था एयर इंडिया वाले में, अगर पायलट्स के पास ऑल्टीट्यूड होता तो ऑल्टीट्यूड होता, इंजन बंद हो गए, एयरक्राफ्ट में पावर नहीं है, तो वो साबरमती भी जा सकता था। अहमदाबाद में साबरमती रिवर है, उसमें डीचिंग कर सकता था, या कोई खेत में या कहीं भी खाली जगह कर सकता था। तो इसी केस के लिए क्रू ट्रेंड होती है। अगर आप देखे होंगे कि आप अगर दिल्ली से बॉम्बे जा रहे हो तो बॉम्बे की फ़्लाइट पे आपको लाइफ जैकेट की क्रू देती है, डेमोन्स्ट्रेशन देती है। अगर आप दिल्ली से लखनऊ जा रहे हो तो उस फ्लाइट पे आपको डेमोन्स्ट्रेशन नहीं मिलता, क्योंकि आप डिपेंड करता है आप किस डेस्टिनेशन में जा रहे हो। अगर वो उसके आसपास सी कवरेज है तो वहाँ पे आपको दी जाएगी, वो डेमोन्स्ट्रेशन करती है उसके लिए। उस चीज़ के लिए अगर एयरक्राफ्ट सी में लैंड कर रहा है, वाटर में लैंड कर रहा है, उसका एक डिफरेंट प्रोसीजर है, क्रू उसके लिए भी ट्रेंड होती है। अब आप इमेजिन करो कि आप एज ए पैसेंजर ट्रैवल कर रहे हो तो क्रू आपको सर्व कर रही है, चाहे खाना सर्व कर रही है या ऑन बोर्ड लिख कर सर्व कुछ भी कर रही है, वो उनकी ट्रेनिंग का बहुत आखिरी पार्ट होता है, मात्र 7 दिन का या 10 दिन का। वो सर्विस तो मात्र 7 या 10 दिन की ट्रेनिंग होती है, बाकी पौने 3 महीने 2.5 महीने की ट्रेनिंग तो सिर्फ सेफ्टी और इमरजेंसी की करती हैं सिर्फ। अब आप देख लो क्रू कितनी एक्सटेंसिवली ट्रेंड होती है किसी भी तरह की इमरजेंसी को लेकर के। तो क्रू किसी भी तरह के, आप ये मानो कि अगर आप किसी फ्लाइट में ट्रैवल कर रहे हो तो क्रू किसी डॉक्टर से कम नहीं है, क्रू किसी फायर फाइटर से कम नहीं है, क्रू किसी भी, ये मानो कि आप मतलब एक गाय नहीं, एक तरह से वो आपकी वो लेबर पेन में डिलीवरी भी कर सकती है। तो हर एक तरह का रोल क्रू निभाती है, बट ओवर द अबव एक एक्सेप्शन केस में क्रू को उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा नहीं जाता। तो ये एक बहुत डार्क साइड है कि क्रू को वो इज्जत भी नहीं मिलती। बीइंग अ क्रू, मैं कह रहा हूँ आपको कि वो क्रू को इज्जत भी नहीं मिलती। बहुत लोग हैं जो अभी फ्लाइंग से बहुत हम आप दे देंगे, बहुत पैसेंजर हैं जो नहीं इतना फ्लाइंग से मतलब फैमिलियर है, वो नहीं दे पाते वो करना। चलो भाई, उम्मीद करेंगे इस पॉडकास्ट के बाद क्रू को देखने का नज़रिया सबका बदलेगा। बिल्कुल। एंड बहुत ही अच्छा पॉडकास्ट था भाई, आपको बहुत ही डीप नॉलेज है, बहुत टेक्निकली हमने बात करी, बहुत चीज़ों की बात करी, और उम्मीद है जनता का बहुत चीज़ों को लेकर दिमाग खुला होगा जैसे हमारा खुला है। और इस पॉडकास्ट को यहीं ख़त्म करते हैं दोस्तों। ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। अगली फ़्लाइट लेने से पहले जो चीज़ें यहाँ पर डिस्कस हुई है उनमें आप ध्यान रखना, क्रू के साथ रिस्पेक्टफुल रहना, फ़्लाइट डिले हो जाए तो थोड़ा परेशान कम होना, वैसे बहुत परेशानी होती है पर हम कोशिश करेंगे ना हो, क्योंकि अब हमें रीजंस पता चल गए। और बस यार, इस पॉडकास्ट को यहीं ख़त्म करते हैं। आप अपना ध्यान रखिए, कमेंट्स में अपनी राय बता दीजिए, आपको नेक्स्ट किस टॉपिक पे पॉडकास्ट चाहिए वो बता दीजिए, और हम मिलेंगे आपसे नए पॉडकास्ट में। टिल देन अपना ध्यान रखिए, ट्रैवल सेफ एंड फ्लाई सेफ। बिल्कुल। ओके जी, बाय बाय। थैंक यू एवरीवन।